अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं जिसमें AXI को यूज करते हुए AXI DMA हमने एक यूज किया, ऐसे ही है ना। एक AXI GPIO शुरू में यूज कर लिया था बहुत, जिससे हमने LEDs और वो बाकी चीज़ों को कंट्रोल किया था। और जो DMA हमने यूज किया AXI DMA, ये बेसिकली स्ट्रीमिंग DMA है, यानी कि AXI की टाइप्स हमने पढ़ी हैं। क्या क्या टाइप्स थी याद है? जस्ट क्विक रिव्यू अगर करें तो AXI की क्या क्या किस्में थी। एक तो स्ट्रीमिंग मैंने अभी बोल दिया, एक स्ट्रीमिंग थी और एक मेमोरी मैप थी। फर्क क्या था? नहीं, स्ट्रीमिंग और मेमोरी मैप में क्या फर्क था? इसमें हम किसी एड्रेस पे कुछ डाटा लिखवा रहे होते हैं और इस केस में हम सिर्फ डाटा भेज रहे होते हैं कि जिस डाटा रिसीव कर रही। और मेमोरी मैप में फिर क्या था? इसमें भी दो थी, एक AXI लाइट थी और एक फुल थी। इन दोनों में क्या फर्क था? ये लिखा हुआ है इसमें, किसी ने सिंगल बीट बोला है जिसमें, तो सिंगल बीट है। और ये क्या है? बर्स्ट केपेबल है। फर्क क्या है बर्स्ट और सिंगल बीट में? कौन फास्ट होता है, बर्स्ट के सिंगल बीट? और फास्ट से क्या मुराद है, कैसे फास्ट होती है? हम एक एड्रेस देते हैं और उस पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं और वो उससे अगले वाले एड्रेसेस पर लिखी जाती हैं खुद ब खुद। सो इस वजह से इसका हार्डवेयर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन फ़ायदा भी है कि आप ज़्यादा स्पीड पर लिखवा सकते हैं। तो अभी जो हमने DMA यूज़ किया था लास्ट टाइम, उसमें याद है कि कौन कौन से इंटरफेसेस थे? जस्ट क्विक रिकैप अगर करें, हमने AXI DMA यूज़ किया था ना, तो क्या इंटरफेसेस थे? उसमें क्या स्ट्रीमिंग इंटरफेस था या उसमें मेमोरी मैप था? तो मास्टर टू स्ट्रीमिंग, मेमोरी मैप टू स्ट्रीम कन्वर्जन के लिए एक इंटरफेस था और एक आपके पास स्ट्रीम टू मेमोरी। तो इंटरफेस की टाइप क्या थी? एक था जिसमें स्ट्रीम इसको आ रही थी, AXI स्ट्रीम इसको आ रही थी, यानी ये उसका स्लेव था। एक में ये इससे स्ट्रीम बाहर जा रही थी जिसका ये मास्टर था, और वो हमने आगे FIFO के साथ कनेक्ट किया हुआ था कि FIFO का ऑब्वियसली ये अगर मास्टर है तो वो FIFO की साइड स्लेव होगी, और ये अगर मास्टर है FIFO तो इसकी साइड स्लेव होगी। इसके अलावा भी एक इंटरफेस था, एक और AXI इंटरफेस भी था, AXI लाइट इंटरफेस था आई थिंक इसका, जो इसको कंट्रोल करने के लिए था। एक इसका AXI स्कैटर गैदर इंटरफेस था। स्कैटर गैदर क्या करता था? ये DDR के साथ तो ये भी बात कर रहे थे, नहीं? जो हमारी FIFO थी वो DDR में थी कि नहीं थी? नहीं ठीक है। इससे जो इसके स्ट्रीमिंग इंटरफेस के अलावा आप DDR के साथ भी ये बात कर रहा था, एक से इंटरकनेक्ट के थ्रू, लेकिन उसके अलावा एक स्कैटर गैदर एक और भी था। यानी दो तो थे ना, कि एक इसने DDR से पे लिखवा रहा है और उधर से पढ़ रहा है देने के लिए, एक स्कैटर गैदर भी था मेरा ख्याल है। स्कैटर गैदर याद है क्या करता था? क्विकली अगर मैंने आपको एक 5-10 मिनट लगा के समझाया था कि DMA में आप बताते क्या क्या है। DMA में अगर आपने कोई DMA की ट्रांजैक्शन करनी हो तो क्या बताना होता है? अगर मेमोरी मैप DMA हो तो आपने बताना होता है यहां से उठाओ, यहां पर लिखवाओ, और तीसरी चीज क्या बतानी होती है कि कितना डाटा उठाना है, ठीक है, या कितनी बाइट्स उठानी है, इतनी बाइट्स उठाओ यहां से उठा के। पर अगर स्ट्रीमिंग एक साइड है तो तब आपने बताना है कि यार इस स्ट्रीमिंग इंटरफेस से उठा के मेमोरी में किस जगह पर लिखवाना है, कितना लिखवाना है। लेकिन अगर आप बैक टू बैक ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक खत्म हो तो दूसरी खुद से शुरू हो जाए, CPU को कहना ना पड़े, तो फिर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बता सकते हैं। एक के आगे आप पॉइंटर अगले का देते हैं,
और उससे अगले का उससे आगे देते हैं, और इस चीज को हमने कहा था कि ये स्कैटर गैदर है। ठीक है, ये मैं रिवाइज इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जो आपकी अगली असाइनमेंट है उसमें शायद ये यूज हो रहे हो। मतलब स्कैटर गैदर डायरेक्टली शायद हम अभी यूज ना करें अगली असाइनमेंट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ओके। आज जो मैं करना चाह रहा हूं ना कि AXI ऑब्वियसली जो क्योंकि आप लोगों के लिए ये वार्डर नया है, तो इसमें जो सी चीजें कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें नई नई ब्लॉक्स पता चलते जाए तो वो अच्छा है। उनमें एक चीज जो है कि मेरे पास हमने कहा कि एक PS है और एक PL है। PS और PL में क्या फर्क है? व्हाट इज PS, व्हाट इज PL? PS इज प्रोसेसिंग सिस्टम, PL इज प्रोग्रामेबल लॉजिक। अगर आपको ये वर्ड्स का मीनिंग ना भी याद रहे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेसर है, ये FPGA है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। सो हम ये सारी कहानियां कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो ये Zinc डिवाइसेस हैं ये हमें काफी पावरफुल बना देती है कि हम पावरफुल किस लिहाज से कि नॉर्मली FPGA डेवलपमेंट साइकिल काफी लंबा होता है, यानी कि आपने एक एल्गोरिदम डिजाइन किया और उसको FPGA पे पोर्ट करने गए तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो Zinc डिवाइस है उसमें आप क्या करते हैं कि आपने जो एल्गोरिदम था वो लेट से मैटलैब या पाइथन में जो डिजाइन किया था आप उसको जैसे C में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें बहुत कम टाइम लगता है, और वो C वाला पार्ट जो है ना वो प्रोसेसर के ऊपर आप चला लेते हैं। फिर हम अमूमन ये करते हैं कि हम मेजर करते हैं कि हर चीज पे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, सो लेट से कि मैं जो प्लान कर रहा हूं आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी वो भी तकरीबन यही है कि लेट से आप ना कोई ओपन सोर्स FFT की इम्प्लीमेंटेशन उठा लें। आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम सारों ने पढ़ा हुआ है, उसमें आपने एक पढ़ा हुआ है अभी एक डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है जिसका एक तरीका है FFT निकालना। ठीक है, सो आप FFT का C कोड उठा लें, कहीं से मिल जाएगा ऑनलाइन आपको। ठीक है, अच्छा वो C कोड पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेट से कि हम उसको प्रोसेसिंग सिस्टम पे चलाते हैं तो हम Zinc के ऊपर वो FFT निकाल लें। ठीक है, हमने कुछ वेरिएबल बनाए रैम के अंदर और उधर से डाटा उठाया FFT की, इसको यूज ही नहीं किया FPGA को, और FFT करके हमने FFT से पहले और FFT के बाद देख लिया क्या टाइम हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियसली Zinc के ऊपर डायरेक्ट अभी टाइम यूज करने का नहीं है, तो हमें किसी तरह देखना पड़ेगा कि यार टाइम कैसे मेजर करें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सर्च खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू सर्च, तो उसमें टाइम की लाइब्रेरी होगी जो कि आपके अंदर इसका टाइमर चल रहा होगा जो आपको टाइम डिफरेंस जरूर बता देगी कि इस वक्त क्या, यानी वो ग्लोबल टाइम नहीं बताएगी कि इस वक्त कितने बजे हैं, लेकिन यहां से यहां तक जितने टाइम हुआ है, टाइम डिफरेंस आ रहा है, वो आराम से बता देगी। सो मैंने किसी पॉइंट इन टाइम पे मैंने सैंपल्स दिखवा दिए, मैंने कहा कि यार FFT लो, FFT की इनपुट और आउटपुट के दरमियान आपने कैलकुलेट कर लिया कि यार मेरे पास इतने माइक्रो सेकंड लग रहे हैं। आपने कहा लेट से कि आपने 1024 पॉइंट की FFT ली और उसमें आपने कहा कि यार मुझे लेट्स अज्यूम कि जी आप कहते हैं मुझे 10 माइक्रो सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, टोटली मेड अप नंबर है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि अच्छा नहीं, आई वांट टू एक्सेलरेट दिस, कि ये कोड तो बड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, सो कुछ एक्सेलरेशन हैं जो कि आपके SDK के अंदर ही हो जाती हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सर्च करें O2, O3, O0, ये ना ये सिंपल आप उसके अंदर फ्लैग सेट कर सकते हैं कि उसको O1 पे कंपाइल करना है, O2 पे, O3 पे। तो O3 जनरली O2 और O3 आपको हो सकता है सीधा सीधा ही बहुत सारा गेन दे दे। ठीक है, ये SDK के अंदर कंपाइलर सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं शायद थोड़ा आगे जाके आपको, आज नहीं तो किसी दिन दिखा दूंगा कि यार ये यहाँ से O2, O3 सेट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपाइलर को सेट किया O3 पे तो वो ज्यादा कर लेगा। तो हो सकता है कि वो 10 से 5 पे वैसे ही ले जाए। ठीक है, इतना गेन मिल जाता है। ठीक है, तो वो सिंपली जस्ट वो कंपाइल इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। आप उसके बाद एक दफा री-वेरीफाई कर लें, क्योंकि वो कुछ चीजें जो समझ रहा होगा कि ऑप्टिमाइज आउट हो सकती हैं वो उड़ा देगा। ठीक है, जो कोड में नहीं यूज हो रही है बाकी। ठीक है, तो वो हो सकता है कि कोई काम की चीज भी उड़ जाए बीच में, तो इसलिए बेहतर होता है कि O3 के बाद आप एक दफा स्पेशली FPGA वाले प्रोजेक्ट्स में, कि जिसमें आप स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि कहीं और से डाटा आ जाएगा, तो कंपाइलर ही ऑप्टिमाइज करते हुए समझेगा कि अभी तो ये वेरिएबल लिखवाया था तो इसकी यही वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और सोर्स से डाटा आ सकता था
तो कंपाइलर हो सकता है कि उसको वही वैल्यू अज्यूम करके कर दे और आपकी गलत आउटपुट आना शुरू हो जाए। लेकिन बट इट्स ऑलवेज वर्थ ट्राइंग कि आपने कोड लिख लिया है, वो चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट O0 शायद सेट हुआ होगा, ठीक है। तो O0 के बाद आप O1, O2, O3 तीनों पे अपने टाइम निकाल के देख लें। तो जब आप टाइम निकाल के देख लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट चीज चाहेंगे कि अच्छा मैं इसको एक्सेलरेट कर सकता हूँ किसी तरह, कि मैं तेज कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में FPGA पे आप क्यों लेके जा रहे हैं कंप्यूटर के बजाय, मोस्ट ऑफ द टाइम आप चाह रहे होते हैं कि आप चीज को थोड़ा सा तेज चला सके। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इधर आप FFT की कोर यूज कर लें, ठीक है। तो अभी पूरी कहानी जो AXI की पढ़ी थी हमने, उसका एक मकसद ये भी था कि Xilinx जो है वो ये कर रहा है कि अपनी सारी मोस्टली कोर्स को AXI कंप्लायंट बना रहे हैं। तो अब जो FFT की कोर है वो AXI स्ट्रीमिंग इंटरफेस पर डेटा लेगी और AXI स्ट्रीमिंग पे FFT करके जिस तरह हमने FIFO लगाया था उसके बजाय आप इसकी कोर को कर सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह उसका भी शायद एक AXI लाइट इंटरफेस था या शायद DMA का था, तो इसका भी एक AXI लाइट इंटरफेस होगा जिसके थ्रू आप इसको कन्फिगर कर सकेंगे कि इसके अंदर FFT कितने पॉइंट की लेनी है, डाटा किस तरह पड़ा हुआ है, इस किस्म की चीजें, ठीक है। सो ये नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये फिगर आउट करना है कि अगर मैं FFT इधर लेने के बजाय इधर ले लूं तो क्या होगा, टाइमिंग में कितना गेन आता है, ठीक है। तो आप इसको किसी तरह डाटा देंगे और ये उस पर चलेगा और ये आपको आउटपुट निकालेगा। हो सकता है कि आपको इधर ले जाने के बाद चीज फास्ट होने के बजाय स्लो हो जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो फिगर आउट फिर करने की जरूरत होगी कि स्लो क्यों हुई, ठीक है। ये आपको FFT ये तो फटाफट निकाल देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ये है कि इसको जो आप डाटा देने के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे वो हो सकता है स्लो, और वहां पर आप अगर DMA लगा दें तो वो शायद तेज हो जाए। बट इफ यू यूज अ DMA और उससे FFT को चला रहे हैं तो इट शुड बी सिग्निफिकेंटली फास्टर देन जो आपने नॉर्मल C में चलाया था, ठीक है। सो ये एक तो ये असाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी है कि आपको ये काम करना है कि ये आप करना शुरू कर सकते हैं। मैं इसको मतलब रिटन फॉर्म में आपको असाइनमेंट्स को शायद ये वाली करंट असाइनमेंट आप अभी कर लें, अभी फोकस लूज ना करें, लेकिन बाय द एंड ऑफ वीक आई प्लान कि मैं ये वाली असाइनमेंट आपको दे दूं, ठीक है। और फिर वो भी दो बंदे मिलके कर सकते हैं और एंड पे आप मुझे वो उसको चलता हुआ डेमोन्स्ट्रेट करें कि हाँ यार ये देखें चल रहा है, अब मैंने इनेबल कर दी है ये वाली कोर तो ये टाइमिंग आ रही है, अगर नहीं की तो ये वाली टाइमिंग आ रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज, लेकिन ये FFT के अलावा भी कोई भी एल्गोरिथम जब हम FPGA पे लेके जा रहे हैं तो जनरली हम करते यही है कि वी जस्ट स्टार्ट विद सिंपल C इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास है ना। हमने MATLAB या Python में पहले इम्प्लीमेंट करते हैं कोई एल्गोरिथम। क्यों करते हैं MATLAB या Python में? जनरली इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें प्लॉटिंग वगैरह और बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आपने इमेज को प्रोसेस करना है तो बहुत छोटा सा फंक्शन होगा, कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल आप IM रीड करेंगे, इमेज रीड होकर आपके पास एरे की फॉर्म में आ गया। साउंड रीड करनी है तो सिंपल साउंड को प्ले करने के, रीड करने के सिंपल से फंक्शन होंगे जो कि आपको साउंड कार्ड से रिकॉर्ड करके प्ले करवा के दे देंगे। तो MATLAB या Python ये वाले काम आपके लिए आसान अमूमन कर देते हैं। और उसके बाद जब आपके एल्गोरिथम सेटल हो जाते हैं देन यू वांट टू टेक इट टू सम एम्बेडेड प्लेटफॉर्म। सो अब मैं एम्बेडेड प्लेटफॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूं तो MATLAB से C में कन्वर्ट करना जनरली इतना बड़ा काम नहीं, मतलब ऑब्वियसली ये भी एक टास्क है, लेकिन आप उसको C में कन्वर्ट करना इतना बड़ा काम नहीं होता। लेकिन अगर उसकी लॉजिक डिजाइन करनी हो सारे की, वो जनरली उससे काफी ज्यादा ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 मेरा ख्याल है बढ़ जाता है, ठीक है, कि 1 महीने के बजाय 10 महीने लगना शुरू हो जाए, इस तरह का काम है। तो नॉर्मली फिर ये जो जिंक आर्किटेक्चर हमें अलाउ करता है वो ये करता है कि यू जस्ट इम्प्लीमेंटेड इन C, उसके ऊपर आप टाइमर लगा के देखें कि कितना टाइम कौन कौन सी चीज खा रही है। जो चीज मैक्सिमम टाइम खा रही है उसकी लॉजिक डिजाइन करके PL में ले जाए, ठीक है। देन सी कि अब क्या नए नंबर्स आए, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी भी मजीद कुछ ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है तो अब जो चीज मैक्सिमम टाइम खा रही है उसकी लॉजिक डिजाइन करके FPGA पे ले जाएं, ठीक है। तो आप इंक्रीमेंटली स्टेप बाय स्टेप वो इससे FPGA पे मूव कर सकते हैं जो आपके ज्यादा टाइम खाने वाले। सो AXI का एक यूज ये था कि आप ज्यादातर कोर्स भी AXI कंप्लायंट है, ठीक है। दूसरा हमने अब ये देख लिया कि प्रोसेसिंग सिस्टम और PL के दरमियान हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था
कि 6 इंटरफेसेस हैं जो जिनमें से 4 हाई परफॉर्मेंस जो है वो DDR के साथ बातचीत करने के लिए, 2 जो है वो मास्टर हैं, 2 स्लेव हैं, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था एक्सेलरेटर कोहेरेंसी पोर्ट, जो मैंने कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, मैंने छोटा सा उसका शायद इंट्रो दे दिया। अच्छा, अब एक और जो कॉमनली तरीका है कि मैंने इधर कोई लॉजिक बनाई है जिसको मैं कहता हूँ कि मेरा कोई भी एक्सेलरेटर है, जो कि एक्सेलरेटर इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ इधर आहिस्ता चल रही थी उसको तेज करने के लिए कि भाई मैं उसका हार्डवेयर ही बना दूँ, ठीक है। तो हार्डवेयर में आप इनपुट दें, वो टक करके आउटपुट निकाल के आपको दे दे, तो इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। तो एक तरीका तो ये है कि प्रोसेसर तो हमेशा मेमोरी मैप्ड इंटरफेस पे बात करेगा, तो मुझे मेमोरी मैप से स्ट्रीम कन्वर्ट करने का कोई तरीका चाहिए। उसका एक तरीका है कि आप DMA लगा दें अगर इसको स्ट्रीम इनपुट चाहिए, ठीक है। तो अगर स्ट्रीम इनपुट चाहिए तो आप DMA लगा दें, वो DDR से उठाकर स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट कर देगा और इधर से उठाकर वापस मेमोरी मैप में कन्वर्ट कर देगा। तो इन दोनों का आपस में इंटरफेस कंप्लीट हो, जो कि आप FFT के केस में कर सकते हैं। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि मेरे एक्सेलरेटर को स्ट्रीमिंग इंटरफेस की जरूरत ही ना हो, ठीक है। उसको मैं मेमोरी मैप इंटरफेस के थ्रू ही प्रोसेसर को नजर आ रहा हो कि भाई ये उसकी मेमोरी में किसी जगह पर मैप्ड है और वो इस पे आके बस लिखवा दे, ठीक है। हो सकता है इसको कोई बहुत छोटी सी इनपुट चाहिए हो सकता है कि इसको कोई ज्यादा इनपुट चाहिए हो, लेकिन आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो एक कॉमन तरीका आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इधर से आप AXI जो मेमोरी मैप्ड आपका बन रहा है ना GP0 पोर्ट, उसको आप किसी ब्लॉक रैम से जोड़ दें, ठीक है। ब्लॉक रैम का आइडिया है आप लोगों को या भूल गए हुए? लॉजिक डिजाइन में पढ़ी थी हमने, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मली एक तो हमारी DDR रैम है जो कि बड़े साइज की है, ठीक है। तो ये हमारा जो छोटा सा भी बोर्ड है इसमें भी 512 MB की रैम लगी हुई है, लेकिन नॉर्मली ये 2 GB 1 GB 3 GB 4 GB तक भी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो DDR होती है ना, ये निस्बतन स्लो होती हैं, यानी साइज में बड़ी होती हैं। मेमोरीज इन जनरल या साइज में बड़ी हो सकती हैं या स्पीड में तेज हो सकती हैं, ठीक है। सो नॉर्मली आपका जो भी, जिस तरह एक प्रोसेसर है ना, तो उसके अंदर कुछ रेजेस होते हैं, वो सबसे छोटी मेमोरी है कि हो सकता है 32 रजिस्टर हो बस, ठीक है। तो वो 32 रजिस्टर हैं, वो फास्टेस्ट हैं, वो एक साइकिल के अंदर अंदर एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने रेज फाइल की एग्जांपल भी की थी जब हम वेरिलॉग पढ़े थे, तो वो उस तरह की रेज फाइल जो है ना, वो प्रोसेसर के अंदर होती है जो कि फास्टेस्ट है। उसके बाद अमूमन एक चीज होती है कैश, जो कि इससे स्लो होती है। कितनी स्लो होती है? जनरली कैश को भी हमने लेवल में तोड़ा होता है, L1, L2, L3। L1 छोटी होगी लेकिन फास्ट होगी, L2 उससे बड़ी होगी लेकिन स्लो होगी, L3 उससे बड़ी होगी लेकिन स्लो होगी। पर फिर उसके बाद DDR होती है जो कि उससे बड़ी है और उससे भी ज्यादा स्लो है। उसके बाद डिस्क है जो कि उससे ही बड़ी है और उससे भी स्लो है। उसके बाद क्लाउड है जो कि उससे भी ज्यादा बड़ा है और उससे भी ज्यादा स्लो है। लेकिन इट्स काइंड ऑफ के जो रेज फाइल है उसको आप एक साइकिल में एक्सेस कर लेंगे। L1 कैश हो सकता है 1 या 2 साइकिल का डिले दे, यानी रेज फाइल सेम साइकिल एक्सेस दे देगी। क्या L1 कैश 1 या 2 साइकिल का डिले दे रही होती है नॉर्मली। L2 जो होगी या L3 होगी वो फिर 4-5 साइकिल से लेकर 10 साइकिल पे हो सकता है। किसी सिस्टम में सिर्फ L2 तक कैश हो या सिर्फ L1 कैश हो, किसी में L1 भी हो, L2 भी हो और किसी में हो सकता है L3 भी हो। सो ये जो L1 होती है ये फ्यू किलो बाइट्स में होती है, ठीक है। L2 और L3 जो है वो मेगाबिट्स तक चली जाती हैं, मेगाबाइट्स तक भी बस का चली जाती है, ठीक है। लेकिन वो फ्यू मेगाबाइट्स, नॉट मतलब वो बड़ी हो जाए उससे तो फिर तो वो DDR ही बन गई ना। तो DDR जो है वो अमूमन चिप से बाहर होती है। L1 और L2 अमूमन चिप के ऊपर होती हैं, पुराने कंप्यूटर्स में चिप से बाहर भी हो जाती थी। सो ये जनरली तो ब्लॉक रैम जो है ना, ये तो थे प्रोसेसर के अंदर इस तरह होता है कि अगर कोई प्रोसेसर हो तो जिस तरह इस प्रोसेसर में L1 और L2 है, आई थिंक L3 शायद नहीं है, 2 कैश लगी। सो जो FPGA है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी मर्जी की लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो 2 मोस्ट आइडेंटिफाइबल बिल्ट इन फिक्स्ड ब्लॉक्स हैं वो BRAM और मल्टीप्लायर है, ठीक है। 2 चीजें हैं जो कि फिक्स्ड लगे हुए हैं FPGA के अंदर। आप नहीं यूज करेंगे तब भी लगे हुए हैं, यूज कर लेंगे तब भी लगे, ठीक है। तो छोटे FPGA में कम लगे होंगे, बड़े FPGA पे ज्यादा लगे होंगे। हम जो यूज कर रहे हैं आई डोंट रिमेम्बर, जेबो वाला जिंक जो है वो छोटा जिंक है, ZC10 है। कुड भी के हो सकता है उसमें 32 या 64 इस रेंज के कोई मल्टीप्लायर्स होंगे,
ठीक है, और उसमें 32 या 64 के करीब ही ब्लॉक रैम्स होंगी, ठीक है। तो ये आप उनकी ना प्रोडक्ट गाइड खोलें ना, किसी भी आप अगर जिंक की प्रोडक्ट गाइड पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगी एक पीडीएफ जिसमें उन्होंने ना सारे पार्ट नंबर्स के हिसाब से कि अच्छा ये वाला एफपीजी है तो इसमें इतनी ब्लॉक रैम्स हैं, इसमें ये चीज़ें लगी हैं, ठीक है। तो इनमें जो कॉमन जो ये दो चीज़ें जो है ना, ये इसके अलावा स्लाइसेस हैं जिनसे वो कोई भी लॉजिक बन सकती है, लेकिन ये वो फिक्स्ड हार्डवेयर है जो मल्टीप्लायर को अमूमन वहां पर लिखा होगा, प्रॉबेबली लिखा होगा डीएसपी स्लाइस या डीएसपी 48 समथिंग। वो डीएसपी स्लाइस का मतलब है उसके अंदर एक मल्टीप्लायर होता है, और वो मल्टीप्लायर जो होता है ना वो नए एफपीजे में मेरा ख्याल है 24/18 का होता है, ठीक है। पुराने जो एफपीजे उनमें 18/18 का होता है। तो आपने लॉजिक डिजाइन में एफपीजे स्पार्टन सीरीज के यूज किए तो उनमें प्रॉबेबली 18/18 का होना था। उसमें शायद उसकी डाटा शीट में डीएसपी की बजाय शायद मल्टीप्लायर ही लिखा हो, जहाँ जब से डीएसपी स्लाइस है उसमें 24/18 का आपके पास मल्टीप्लायर है, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ी सी कहानी हमारी साइड पे चली गई। तो मैं आपको बताना ये एफपीजे का ओवरव्यू थोड़ा सा हो गया बजाय बी रैम का। सो ब्लॉक रैम जो है ना, इट्स अ मेमोरी जिसपे आई थिंक मुझे 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए इस पे। मैं अगर इसको मिटा दूं और जल्दी जल्दी इसको कवर कर लूं, तो ब्लॉक मेमोरी जो है ना वो इस किस्म की चीज होती है कि इसके सिग्नल हैं एड्रेस, राइट इनेबल, डेटा इन, बाज का ऑप्शनल पिन इनेबल की भी एक होती है ताकि अगर आप पावर बचाना चाहें, जो कि वैसे हम कई दफ़ा वन सीट हाई कर देते हैं, ज़्यादा पावर नहीं बचा रहे होते, लेकिन अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन में जहाँ बचानी हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल इसको बता देता हूँ, लेकिन इनेबल जो है वो आप समझें कि एक है जो कि 0 1 और क्लॉक रीसेट भी मैं इधर ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो होता क्या है कि जिस तरह रेज फाइल आपको याद है ना कि रेज फाइल हमने एक बनाई थी छोटी सी, सो इट्स काइंड ऑफ अ रेज फाइल बट इट्स अ बिगर रेज फाइल, ठीक है। कंसेप्चुअली प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगी, लेकिन कंसेप्चुअली ये एक रेज फाइल की तरह ही आप समझ लें। तो इसमें आप ना किसी भी एड्रेस पर डाटा लिखवा सकते हैं। सो अगर मैंने डाटा लिखवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट से कहता हूँ 100 लोकेशन में मुझे 20 लिखाना है, तो मैं इस एड्रेस दूंगा 100, डाटा इन में रखूंगा 20 और राइट इनेबल को कर दूंगा 1 फॉर 1 क्लॉक साइकिल। जब राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आएगा उस पे आपको अगर एड्रेस पे मिला 100, डाटा पे मिला 20 और राइट इनेबल मिला 1, तो ये डाटा एड्रेस 100 पर 20 एड्रेस 100 पर लिखा जाएगा, ठीक है। रीड बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है, यानी जो एड्रेस 100 की पुरानी वैल्यू है वो खुद ही एक साइकिल के बाद वो आउटपुट कर देगा, यानी इधर एड्रेस 100 मिला तो अगले साइकिल में वो पुरानी वैल्यू आपको आउटपुट कर रहा होगा। अगर राइट इनेबल 0 है तो बाय डिफॉल्ट जो सा भी एड्रेस चल रहा है उससे रीड करके ये आउटपुट पे मुझे डाटा लिखवा रहा हूँ। रेज फाइल से ये इस तरह से डिफरेंट था कि रेज फाइल को जो मैं एड्रेस दे रहा था, हमने आगे मार्क्स लगाया था, आपको याद हो, वो उसी साइकिल में डाटा दे रहा था। आप ये समझ लो कि इसके आगे एक रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है, कंसेप्चुअली जो इसके अंदर फर्क है। तो यहां तक बात समझ आ रही। अच्छा, दूसरा फर्क ये है कि ये जरा बड़े साइज की है, ठीक है। ब्लॉक रैम आपकी नॉर्मली जो एक सिंगल ब्लॉक रैम होती है वो मुझे अब याद नहीं कि नए वाले में कितनी है, लेकिन पहले वो 18 किलो बिट्स की होती थी, ठीक है, जिसको हम अमूमन 16 किलो बिट्स के चंक में तो इस्तेमाल कर ही सकते थे, लेकिन 18 किलो बिट्स के तौर पे भी कर सकते थे। मतलब डाटा के अलावा उन्होंने 2 बिट्स पैरिटी की रखी हुई थी जिनके थ्रू आप 16, लेकिन वो इस वक्त मैटर नहीं करता। सो यहाँ तक बात क्लियर आ रही। सो आप ऐसी जोड़ के बड़ी भी बना सकते हैं और वो आप खुद भी जोड़ सकते हैं, लेकिन विवाडो के अंदर ब्लॉक मेमोरी जनरेटर की कोर है जिसके जरिए आप, जो कि आज हम यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक चीज समझ आ गई। सो अगर आप डाटा शीट में पढ़ लेना कि ये 18 किलो बिट के ब्लॉक्स हैं या 36 किलो बिट्स के हैं, मुझे अब याद नहीं है कि शायद बड़े एफपीजे में डबल हो गया हो, तो वो बताया होगा आपको डाटा शीट में कि इतने कितने ब्लॉक्स आपके एफपीजे पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर वो 32 है तो इसका मतलब 32 इंटू 18 किलो बिट्स आपके पास एफपीजे के अंदर इतनी मेमोरी है, ठीक है, जो कि आप जोड़ के बना सकते हैं उनको कुछ भी, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, एक दो और बड़े अच्छे फीचर हैं ब्लॉक रैम के अंदर जो एफपीजे के अंदर, 2 हैं या 3 है, ये मुझे याद नहीं, मैं उनमें से
एक एक करके बताऊंगा तो हो सकता है 2 के बजाय 3 निकल आए जब हमें। एक ये कि ये एड्रेस और डाटा जो है ना ये प्रोग्रामेबल है, ठीक है, यानी कि आप सेम ब्लॉक रैम को इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि इसकी विड्थ 32 और ये डीप 512 हो। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो कम कर दें, ठीक है, हाफ कर दें, 16 कर दें और डेप्थ इसकी 1024 कर दें, ठीक है। एंड तो इसकी विड्थ जो है ना वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 इनके यूनिट्स में ये बढ़ा सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी डेप्थ जो है ना वो हाफ होती जाएगी, यानी 32 होगी तो 512 डीप थी, 16 है तो 1024 हो जाएगी यानी 16K हो जाएगी, 8 हो तो ये फिर कहते हैं 2K हो जाएगी, 4 हो तो ये कहते हैं 4K हो जाएगी एंड सो 1 बिट रह जाए तो 16K डीप हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है ना। सो वो जो 18 था ना वो शुरू होता है आई थिंक 16 या 32 होना, तो 2 पैरिटी बिट्स की भी उन्होंने जगह रख दी होती है 16 में और वो 32 में 4 हो जाती है। तो अगर यानी इसके अलावा प्लस 4 बिट्स आपके पास पैरिटी के लिए हो तो आप उनको भी डाटा के तौर पे यूज कर सकते हैं अगर आप पैरिटी ना यूज करें, ठीक है। यानी कि वो इसके अलावा डाटा इनके अलावा भी 2 बिट्स और होती हैं आपके पास 4 बिट्स, ठीक है, जिनको यूज तो वो आपके पास 36 × 512 बन जाता है जो कि 18 किलो बिट में आपके पास बन जाएगा, या 16 + 2 करें तो 18 × 1024 बन जाएगा, ठीक है, तो वो 18 किलो बिट्स बन जाएगा। तो एक तो चीज इंपॉर्टेंट ये होगी कि इसकी विड्थ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको 32 से अगर बड़ी चाहिए यानी 64 की चाहिए तो 2 पैरेलल में भी लग सकती हैं और वो भी हमें खुद लगाने की जरूरत नहीं होगी, ब्लॉक मेमोरी जनरेटर आपके लिए कर देगा, ठीक। इसी तरह डेप्थ आपने बढ़ानी हो तो आप ऐसी 2-3 जो लगा सकते हैं वो भी ब्लॉक मेमोरी जनरेटर आपके लिए कर देगा, जिसकी हम अभी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो यहां तक चीज क्लियर होगी। दूसरा इसका अच्छा फीचर जो है वो ये है कि ये डुअल पोर्ट होती है, ठीक है। डुअल पोर्ट से क्या मतलब है कि आपके पास जैसी ये पोर्ट है ना ऐसी एक और पोर्ट भी है, ठीक है। एक और एड्रेस है, एक और राइट इनेबल है, एक और डाटा इन है और एक और डाटा आउट है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 पोर्ट्स हैं जो कि एट द सेम टाइम काम कर सकती हैं। सो आप चाहें तो ये एक लोकेशन पे लिखवा दे, ये दूसरी लोकेशन पे लिखवा दे, चाहे तो ये कहीं पे लिखवा दे, कहीं और से पढ़ ले, तो ये अब हमारी मर्जी है। तो ये ट्रू डुअल पोर्ट इसको कहते हैं कि दोनों तरफ से आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका दूसरा फीचर है, ठीक है, जो कि अहम है। जो इसी की एक साइड फीचर्स 2 निकलते हैं डुअल पोर्ट होने के, जो कि बड़े अहम है। एक उनमें से ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो पोर्ट है ये 32 बिट की रख लें और ये 16 की रख लें, यानी कि इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कि इसको किसी और कॉम्बिनेशन का बना दें, इसको कहें ये 32 बिट वाइड है, इसको कहें ये 1 बिट वाइड है, ठीक है। तो ये हो सकता है, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि इन दोनों का क्लॉक भी फर्क हो सकता है, यानी इनपुट वाली इस पोर्ट का क्लॉक कोई और हो, इस पोर्ट का क्लॉक कोई और हो। सो ये दोनों फीचर मिलके आपको अलाउ करते हैं कि आप एक ब्लॉक रैम लगा देना, तो आपके पास अगर एक क्लॉक रेट पे डाटा आ रहा था तो आप उसको दूसरे क्लॉक रेट पे उठा लें, दरमियान में ब्लॉक रैम लगा दें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्लॉक रेट कन्वर्जन एक काम होता है जो कि अमूमन हमने करना होता है, तो वो कई दफा आप फिर ब्लॉक रैम के थ्रू ही कर देते हैं कि ब्लॉक रैम लगाई, एक क्लॉक पे लिखवाते गए, दूसरे क्लॉक पे उठाते गए, ये काम आप कर सकते हैं। और जनरली उसके लिए आपको शायद विवाडो में FIFO की आईपी होगी, सिंपल FIFO की, कि जिसमें आप दोनों तरफ ब्लॉक रैम इंटरफेस को आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा विड्थ भी मैंने बता दिया कि चेंज, हाँ, दूसरा आप ये काम भी दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं कि मे बी आपके पास सीरियल डाटा आ रहा था और आपने पैरेलल में कन्वर्ट करना था, तो आप 1 बिट वाली ब्लॉक, एक पोर्ट 1 बिट की बना दें, उसमें सीरियल क्लॉक पर डाटा लिखवाते जाए और पैरेलल वाले क्लॉक से मतलब इसमें आप ज्यादा बिट बना दें तो पैरेलल वाले क्लॉक पर उसको उठाते जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ब्लॉक रैम को सीरियल टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो एक क्विक ओवरव्यू था ब्लॉक रैम का। सो ब्लॉक रैम्स को जोड़ के बड़ी ब्लॉक रैम्स बन सकती हैं। वो नॉर्मली अब पहले जब मैं सिस्टम डिजाइन या लॉजिक डिजाइन पढ़ा रहा था तो उनमें जोड़ के हम एग्जाम्पल कर लेते थे। अभी उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लॉक मेमोरी जनरेटर हमारे लिए ये काम खुद कर देगा। अच्छा, सो दूसरी चीज ये कि ये मैं अभी आपको बता क्यों रहा हूँ पूरा ब्लॉक रैम, मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि जो हमारा पीएस है
व्हाट वी कैन डू इज कि हम AXI के थ्रू किसी BRAM में चीज लिखवा दें, ठीक है। और BRAM क्योंकि डुअल पोर्ट है तो आप इधर कोई अपना एक्सेलरेटर लिख लें, ठीक है, या जो भी काम करना है, जो ब्लॉक रैम की दूसरी पोर्ट को यूज करते हुए वो उठाए और अपना रिजल्ट भी BRAM पे वापस लिखवा दे, इस वाली पे या किसी और वाली पे, और प्रोसेसर जो है वो BRAM से रिजल्ट से आके पढ़ ले। तो ये बात समझ आ रही, ठीक है। तो ये आप टोटली इसके अंदर स्ट्रीमिंग इंटरफेस इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो टोटली मेमोरी मैप्ड इंटरफेस है कि आपने BRAM एक बना दी जो कि इधर आपको एज अ मतलब आप एक एरे बना दें जो कि इसको एक्सेस कर ले, आप उस एरे पर लिखवाएंगे तो इस BRAM पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसका पॉइंटर आप इसके पॉइंटर पे रख दें, तो उसके बाद एरे पे जब भी लिखवाएंगे तो वो बजाय DDR में बनने के वो यहां पर आपका लिखा जाएगा। इसकी हम अभी एग्जांपल करते हैं, ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट। और दूसरी पोर्ट जो है वो क्योंकि टोटली इंडिपेंडेंट दो पोर्ट्स हैं, तो दूसरी पोर्ट से आप चाहें तो उधर पढ़ के उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं खैर अभी नहीं करूंगा, लेकिन ये आपको अब क्योंकि मैंने सारी पोर्ट्स बता दी हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दिस थिंग कि आप इधर लिखवा दें BRAM पे और दूसरी साइड से उठा लें। ओके, सो ये कैसे किया जाएगा? अमूमन इसके लिए दो IPs यूज होती हैं, एक ब्लॉक मेमोरी जनरेटर जो कि जिसके जरिए हम किसी भी साइज की ब्लॉक रैम बना लेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ इस चीज का ख्याल करना होगा कि हम FPGA में जितनी ब्लॉक रैम्स अवेलेबल हैं उनसे ज्यादा ना इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर उससे कम है तो हम जो भी साइज रखेंगे वो उनको बना दें। और AXI से बात करने के लिए, क्योंकि ब्लॉक मेमोरी की जो पोर्ट्स हैं वो तो हमने देख लिया ना कि वो एड्रेस डाटा राइट नेबल वगैरह हैं, तो AXI से बात करने के लिए एक और IP होगी जो कि कहलाती है AXI BRAM कंट्रोलर। वो आपका सारा काम कर देगी AXI से इंटरफेसिंग का, ठीक है, कि AXI सिग्नल्स को ब्लॉक रैम सिग्नल, जब चीज ब्लॉक रैम सिग्नल्स पे आ जाए तब आपके लिए जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि ब्लॉक रैम सिग्नल सिंपल है, एड्रेस डाटा राइट नेबल, उसके साथ आप जो मर्जी लॉजिक बनाते रहे, ठीक है। तो लेकिन AXI का प्रोटोकॉल पूरा लिखना उसकी निस्बत ट्रिकी है, लेकिन AXI स्ट्रीमिंग का फिर भी लिखा जा सकता है क्योंकि स्ट्रीमिंग के अंदर एक ही चैनल है तो वो बड़ा इजी है। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि हम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रीमिंग की एग्जांपल करके कुछ देख लें, लेकिन फिलहाल हम BRAM की एग्जांपल ये वाली करके देखें। ओके, अगर मैंने ये काम करना हो तो अब हम कोड उस पर आ जाते हैं कि लेट्स से कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। सो अब ये वाले स्टेप्स आपको समझ आ ही चुके हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ BRAM एग्जाम्पल और RTL प्रोजेक्ट ही कह देता हूँ। बोर्ड्स में आके हर दफ़ा मुझे ये करना पड़ता है कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे खींचूं, इधर ज़ेबो लिखूं, और अब अगर क्लिक पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, फर्दर बड़ा थोड़ा सा होता था यार, ये नहीं। एक मिनट, हाँ फुल ऊपर क्यों नहीं जा रहे? चलो हम जरा जगह अपने पास बना लें। हाँ, अब कुछ आ गए, ठीक है। तो ये जेबो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा साथ साथ आप लोग बताते जाइए। क्रिएट ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। नाम इसका लेट से मैं यही रहने देता हूँ। करना हम ये चाहते हैं कि प्रोसेसिंग सिस्टम हो, उसके आगे BRAM कंट्रोलर हो और BRAM लगी हो, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक डिजाइन हो गया। तो आप क्या करूं, प्लस पे क्लिक करूं या कंट्रोल आई दबा दूं, और इधर जिंक सबसे पहले आप देखें तो जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम आ जाएगा। फिर क्या करूं, रन ब्लॉक ऑटोमेशन, उससे वो ऑटोमेटिकली DDR वगैरह को कनेक्ट कर देगा। फिर
अब हम चाहते हैं कि GPIO अगर हम नहीं चाहते, हम सिर्फ एक ब्लॉक रैम पे हमने कोड चलाना है जो जिंक पे ही चलेगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक रैम के ऊपर भी रीड राइट कर सके। नॉर्मली तो हम जो कोड चलाएंगे, अगर मैं इधर से ही इसका SDK लॉन्च कर दूं इधर बिटस्ट्रीम जनरेट करके, तो क्या होगा कि हम इसके ऊपर कोड चलाने के काबिल होंगे स्टिल प्रोसेसिंग सिस्टम पे, लेकिन जो PL में हमने कुछ नहीं बनाया हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि PL के अंदर हमारे पास एक AXI BRAM कंट्रोलर हो और उसके आगे हम BRAM लगा सकें। तो वो कैसे करेंगे? अगेन हम BRAM लिखेंगे तो AXI BRAM कंट्रोलर आ रहा है। आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि वो ब्लॉक मेमोरी जनरेटर भी एक IP है जो कि वो साथ जनरेटर। तो ये उसने कहा कि जी मैंने BRAM कंट्रोलर बना दिया जो कि जिसकी ये 2 पोर्ट्स इसने रखी हुई हैं। अगर मैं इनको, मुझे 2 पोर्ट्स नहीं चाहिए, मैं इसको एक कर देता हूँ, यहाँ पे वो 1 या 2 की ऑप्शन दे देगा तो 1 हो जाए, ठीक है। सो आप देखें इस तरफ स्लेव AXI पोर्ट है, यानी कि ये पूरा AXI के जो भी सिग्नल्स बनते थे, ठीक है, जो उसने हैंडल करने हैं, हमें उसकी टेंशन नहीं है। BRAM का सिग्नल देखें तो ये निस्बतन इजी से हैं, ये वही वाले सिग्नल हैं जो मैंने भी आपको बताए थे। एड्रेस है, क्लॉक और रीसेट मैंने कहा था मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। इनेबल को आप लेट से 1 समझेंगे, हर वक्त इनेबल है लेकिन पावर कभी सेव करनी हो। बाकी राइट डाटा, रीड डाटा, यानी डाटा इन जो था वो राइट डाटा है, डाटा आउट जो है वो आपका रीड डाटा है। इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये रैम से इसको इनपुट आएगा, रैम नहीं है ये रैम को जाने है सिग्नल, ठीक है। और फिर राइट इनेबल है। अच्छा, राइट इनेबल मैंने आपको बताया था कि जब लिखना हो तो राइट इनेबल को बंद कर ले। इधर आप देखें राइट इनेबल 3 डाउन टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3 डाउन टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 बिट का, ठीक है। वो इसलिए आज से लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारा 32 बिट का डाटा है ना, तो हर बाइट का अलग राइट इनेबल है, ठीक है। तो अगर मैंने 1 बाइट लिखवानी है तो मैं सिर्फ 1 बाइट का राइट इनेबल 1 कर दूंगा 32 बिट डाटा ही, लेकिन वो वाली बाइट लिखी जाएगी जो सा बाइट इनेबल 1। और अगर सारी की सारी लिखवानी है तो ये 4 पे 1 जा रहा हो। तो ये इसके साथ इंटरफेस करना निस्बतन इजी काम हो जाता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं ब्लॉक मेमोरी जनरेटर की कोड करूं, तो उसके भी 2 तरीके हैं। एक ये कि मैं इधर से दोबारा इंसर्ट करूं ब्लॉक मेमोरी जनरेटर। एक तरीका ये है कि मैं रन कनेक्शन ऑटोमेशन को कह दूं, ठीक है। तो उसमें ये मुझे कह रहा है कि लेट से जो एक AXI स्लेव पोर्ट बन रही है, जो इसकी ये वाली साइड बन रही है BRAM कंट्रोलर की, इसको मैं देखूं तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि यार आप प्रोसेसर की GP0 पोर्ट से टाई कर दें। तो हम यही चाहते हैं कि ये प्रोसेसर से हमने इस पर लिखवाना है। मैं कहता हूँ ठीक है। और जो ब्लॉक मेमोरी जनरेटर है उसमें ये कहता है कि ये खुद ही से मैं ब्लॉक मेमोरी लगा दूं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लगा दो, ठीक है। तो वो ब्लॉक मेमोरी इसके साथ आगे खुद ही से ब्लॉक मेमोरी जनरेटर से जनरेट करके लगा देगा। अगर BRAM का साइज चेंज करना हो तो क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये ब्लॉक मेमोरी जनरेटर से उसने जनरेट करके दे दी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास इधर ऑप्शन आ रही है सिंगल पोर्ट करनी है या डुअल पोर्ट करनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। अभी सबसे पहले ऊपर ऑप्शन है कि ये BRAM कंट्रोलर वाली मोड में है या स्टैंड अलोन मोड में, ठीक है। हमने क्योंकि BRAM कंट्रोलर से जनरेट किया है तो ये भी BRAM कंट्रोलर वाली मोड में। अगर आपने सारी चीजें इसकी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको स्टैंड अलोन मोड में लेके जा सकते हैं। आप स्टैंड अलोन मोड में लेके जाएं, देन यू मेक श्योर कि हाँ भाई वो जो BRAM कंट्रोलर से जो आने हैं वो इसके साथ मैच कर रही हैं चीजें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाटो खुद ही से इसको हैंडल करने की कोशिश करे तो आप इसको BRAM कंट्रोलर मोड में रहने दें। तो कोई दोनों केसेस हैं, मतलब बाज केस में BRAM कंट्रोलर आपको कुछ चीजें नहीं अलाउ करने दे रहा होता था, तब आप मजबूरन तो कहते स्टैंड अलोन मोड में कर लेंगे, तो ये इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सिंगल पोर्ट के बजाय मैं चाहता हूँ डुअल पोर्ट रैम हो जाए, ठीक है। तो मैं एक चेंज तो ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें पोर्ट A भी आ गई और पोर्ट B भी आ गई पहले। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आपने जो एक्सेलरेटर लगाना था वो पोर्ट B के साथ लगा दे, तो पोर्ट A पे वो लिखवा दिया करेगा, पोर्ट B से आप उसको पढ़ के जो मर्जी करते रहे, ठीक है। आप एक छोटा सा प्रोसेसर बना दें बेशक जो कि पोर्ट B से अपना प्रोग्राम लेता हो जिसको वो कंट्रोल करो, ठीक है। तो मैंने जब पोर्ट B डाली है तो अब इधर A और B 2 ऑप्शन आ गई हैं, ठीक है। और इसके अंदर उसने बाय डिफॉल्ट जो बनाई है वो 32 बिट वाइड बनाई है और 8K डीप बनाई है, ठीक है। तो ये उसने कहा कि रीड और राइट डेप्थ इतनी है। और अभी इसने दोनों पोर्ट्स
एक ही तरह के साइन किए। अभी ये ग्रे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने ब्लॉक मेमोरी जनरेटर वाले यानी AXI BRAM कंट्रोलर बेस्ड बनाई थी। अगर मैं स्टैंड अलोन कर दूंगा तो ये सारे इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लेट्स से कि मैं इसको फिलहाल चेंज करने की मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस हो, इतना नहीं करता। तो ये हमारी ब्लॉक रैम डाल गई। अच्छा, अभी ये 8K डीप और 32 बिट वाइड इस तरह था ना। लेट्स सी, अच्छा मैं एक और चीज खुद भी टेस्ट करना चाह रहा था, वो मैं ये टेस्ट करना चाह रहा था, तो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, जब आपने ये बना ली है तो अब आप इसको इधर आके अगर देखेंगे ना, ये एड्रेस एडिटर की टैब में, तो इधर आप देख रहे होंगे कि ये आपको बता रहा है कि इसने एक ब्लॉक मेमोरी लगाई है, ठीक है, प्रोसेसिंग सिस्टम। ये वो वाली टैब है जो मैंने अभी डायग्राम बाहर निकाली हुई है, इसलिए आपको एक टैब नजर आ रही है, वरना ब्लॉक डायग्राम के साथ वाली टैब थी एड्रेस एडिटर की, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया। तो विवाडो की जो एड्रेस एडिटर की टैब है उसमें आप चीजों को एड्रेसेस असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि मैंने 4 और उसके आगे 7 zeros, ये जो एड्रेस है ना, ये आपकी ब्लॉक मेमोरी को दिया है, और उस ब्लॉक मेमोरी की डेप्थ है 8K, ठीक है, वो रेंज 8K की है, ठीक है, 8K बाइट की है। इसको मेरा ये ख्याल है कि वैसे अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो कम हो जाएगी। सो लेट से मैं इसको 4K कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ 4K। मैं डिजाइन को करता हूँ सेव, और इसके बाद अच्छा, ये जब आप इधर से रेंज चेंज करें ना, जब आपने ब्लॉक रैम जनरेटर के थ्रू AXI BRAM कंट्रोलर के थ्रू बनाया हो ना, तो जनरली आप इधर से चेंज करें तो पीछे ब्लॉक मेमोरी खुद ब खुद उसका साइज एडजस्ट हो जाता है। एटलीस्ट माइक्रोप्लेस के साथ तो मैंने चेक किया हुआ, इसमें मैंने नहीं चेक किया। लेकिन ये इफेक्टिव तब तक नहीं होता जब तक आप वैलिडेट डिजाइन ना करें, यानी सिर्फ सेव करने से इफेक्टिव नहीं होगा। मैं कुछ दफा इसमें काफी ख्वार होता रहूँ कि मैं उधर चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज नहीं हो रहा। तो लेकिन अगर जब तक आप वैलिडेट डिजाइन नहीं करते, ये ऊपर जो टिक बना हुआ है ना, दिस इज वैलिडेट डिजाइन, जब वैलिडेट डिजाइन हो जाता है तो अमूमन ये वाला काम ऑटोमेटिकली हो गया होता है, ठीक है। सो उसने वैसे उसको थोड़ा सा चेंज किया है, ये स्टैटिक आने का मतलब है। सो लेट मी सी कि इसने इसको कुछ चेंज किया है कि नहीं किया। ये देखें, अब इसने 2048 कर दिया, 32, पहले 8K था, ठीक है। तो अब उसने, जब आप उधर चेंज करेंगे और इधर उसको वैलिडेट कर देंगे तो मैंने उसको कितना रखा था, कितना डीप रखा, 4K रखा था ना। तो 4K पे वैसे 2048 बननी चाहिए थी या 1024 बननी चाहिए थी मेरा ख्याल है, क्योंकि 4 बाइट हैं, तो ये 1024 डीप वैसे बननी चाहिए थी ना। लेकिन बहरहाल अपडेट उसने किया है, ठीक है, यानी कि ये A B और B भी इसने दोनों को हिला दिया है। वैसे ये वैसे अगर 32 बिट वाइड है तो वैसे होनी दूसरी चाहिए थी। मैं लेट मी डू दिस अगेन कि मैं अगर इसको 8K करता हूं तो ये क्या होता है। लेट से मैं 8K करके इसको वैलिडेट डिजाइन करूं, अभी भी 2048 है। अच्छा, इसका मतलब है ये नहीं चेंज हुआ था, ये वाली चीज चेंज नहीं हुई थी। अगर मैं 16K करके करूं, सेव किया और वैलिडेट डिजाइन, अच्छा मैं सेव करना भूल गया था वैसे। लेट मी सी, 16K से मैं जरा अच्छा समझ आएगा। मेरे ध्यान में असल में ये बिट फंस गई है, मैं इसको जरा क्लियर कर लूं ताकि मुझे उसकी जो डेप्थ है ना, सॉरी, हाँ ये देख रहे हैं ना कि ये अब उसने 4096 into 32 किया है। ये अब 16K के हिसाब से ठीक है, यानी कि 4 बाइट्स है ना और 4K डीप है, तो ये 16 किलो बाइट्स। उधर जो हम एड्रेस एडिटर में सेट करते हैं ना, वो क्योंकि बाइट एड्रेस होता है तो हम उसको जो साइज दे रहे हैं वो बाइट्स में होता है, ठीक है। तो ये 4096 into 32
ये बेसिकली आपके पास 16K बन जाता है। फॉर सम रीजन वो 4K के केस में नहीं कर रहा, मैं उसको देखना चाह रहा हूं कि मैं अगर इसको 16 के बजाय 8K जब था तब भी मैं सेव करना शायद भूल गया था, तब अभी ये 4096 इंटू 32 था, तो 8K पे ये होना चाहिए 2048 इंटू 32, ठीक है। तो ये 2048 इंटू 32, तो ये फॉर सम रीजन जब मैं इसको मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने इसको 4K किया तो इसने उस पर ये काम नहीं किया, या मैं कोई स्टेप मिस कर गया, मैंने सेव नहीं किया। यानी इस पे बेसिकली अब इसको 1024 इंटू 32 करना चाहिए ना, बट लेट्स सी। तो हो सकता है कि मैंने कोई स्टेप मिस किया हो। नहीं, ये यानी मिनिमम इसने इतनी लगाई है, एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई, बिकॉज आपकी ब्लॉक रैम इससे छोटी तो हो सकती है, ठीक है। सो मे बी शायद ब्लॉक मेमोरी जनरेटर की कोई लिमिटेशन हो, ये हम बाद में ढूंढ लेते हैं। तो ये मतलब एटलीस्ट ये चीज आपको समझ आ गई कि मिनिमम चलो अभी उसने 2K डेप्थ रखी है विद 32 बिट बाइट, लेकिन आप उससे बड़ी जैसे बढ़ाते जाएं एड्रेस एडिटर से तो खुद ब खुद ब्लॉक मेमोरी की डेप्थ को चेंज करता जाता है। लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन मोड में हो तो आप फिर ये भी कर सकते हैं कि यहां पर आकर भी विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहां पर उसने ठीक लिखी हुई है, ये BRAM कंट्रोलर की जो है ना इसमें 32 इंटू 1024 ही लिखा हुआ है, लेकिन ब्लॉक मेमोरी जनरेटर में उसने 32 इंटू 2048 की बनाई है, ठीक है। विच मीन्स कि आपकी बात का अगर ऐसी जगहों पे ये आप जो चाह रहे हैं वो ना हो रहा हो जिस तरह मैं जानूं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको स्टैंड अलोन मोड में ले जाए एंड जस्ट मेक श्योर कि इधर जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने ये भी उसकी, यानी पहले आप एड्रेस एडिटर से जो कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं वो कर लें, और ये अगर उससे छोटी नहीं हो रही तो आप इसमें जाकर इसको स्टैंड अलोन मोड में कर लें और उसमें 1024 कर दें, ठीक है। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। ओके, सो ये अब हमारी एक ब्लॉक रैम बन गई जो कि जिंक की GP0 पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, और क्योंकि मैंने ब्लॉक ऑटोमेशन चलाया था तो मोस्ट प्रॉब्ली इसने AXI इंटरकनेक्ट भी कहीं पे लगा दिया होगा। ये AXI स्मार्ट कनेक्ट के थ्रू उसने कनेक्ट किया हुआ है GP0 को विद दैट ब्लॉक रैम, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हम इसको रीड राइट कैसे करेंगे प्रोसेसर से, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंथेसाइज करने से पहले हमें क्या करना होता है? एग्जैक्टली, कौन बोला ये? याद है क्या? नहीं, गुड, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको बार बार दिखाने का एक मकसद ये भी होता है कि हम सबसे पहले क्रिएट HDL रैपर करेंगे और उसके बाद हम इसको जनरेट बिट स्ट्रीम पे कर देंगे, तो वो बाकी के स्टेप खुद ब खुद कर लेगा और सिंथेसाइज। अगेन इस पे क्योंकि 5-10 मिनट लगते हैं तो मैंने ये पहले से सिंथेसाइज करके रखा हुआ है, तो मैं वो वाला प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। सो AXI BRAM जो था वो मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, सो आप अगर दोबारा प्रोजेक्ट खोल रहे हो तो आपने ब्लॉक डिजाइन खोलना हो तो आप क्रिएट के बजाय ओपन ब्लॉक डिजाइन पे करेंगे, तो वो जो इसका डिफॉल्ट ब्लॉक डिजाइन होगा उसको खोल देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वही वाला ही डिजाइन है जो कि हमने बनाया था। तो इसमें आपका ये BRAM कंट्रोलर है, उसके बाद BRAM लगी हुई है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको शायद हमने थोड़ा सा, ये उसी साइज का ही तकरीबन है। इसको अगर मैं एड्रेस एडिटर में देखूं तो ये 8K की ब्लॉक रैम इसके अंदर लगी हुई है और ये उसका सेंसस हुआ हुआ है। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि वो 400 से लेकर 41FF तक इसका एड्रेस, बाइट एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेसेस अमूमन बाइट एड्रेस होते हैं, ज्यादातर प्रोसेसर जो है ना वो बाइट एड्रेसेस में डील कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये 1FF तक क्यों है? 8K इतना बनता है, ठीक है। 8K का क्या मतलब होगा? K का मतलब है 10 बिट्स, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 8 जो होता है वो
100 तक होता है, ठीक है। सो आपके पास इससे पीछे 10 बिट्स होंगी, ठीक है। सो 10 बिट वो गई और 11-12 बिट, और ये 10 तक पहुंचेगा नहीं, ये बेसिकली इससे एक पीछे 1 और ये बाकी सारे ऑल 1s, ये इसका मैक्सिमम एड्रेस होगा क्योंकि 0 से एड्रेस शुरू हुआ है। सो अब ये 10 थी, ये 2 मिली, ये 12 बन गई। तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 हेक्स के वर्ड्स वो बन जाते हैं जो कि FFF आ जाते हैं। तो वो आपके पास 3 Fs आ रहे हैं और एक 1 उसके आगे आ रहा है। तो ये आपका बाइट एड्रेस टोटल बन रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक डिजाइनर्स को इन वाले नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप हमेशा इधर से उधर कन्वर्जन कर सकें। अच्छा, अब इधर से हम ऑब्वियसली जब आपकी बिट स्ट्रीम इसमें जनरेट हुई है, एक्सपोर्ट हार्डवेयर भी हुआ है, तो अब मुझे सिंपली SD के मतलब अगला स्टेप क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट हार्डवेयर करते हैं, ठीक है। सो मैं वो एक्सपोर्ट हार्डवेयर और लॉन्च SDK वाला काम कर लेता हूँ। मुझे उसके लिए इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि वो अदरवाइज इधर मुझे ऑप्शन नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट भी मैंने पहले से किया हुआ था। एक्सपोर्ट हार्डवेयर का आपको स्टेप पता है कि एक्सपोर्ट हार्डवेयर और उसके अंदर इंक्लूड बिट स्ट्रीम को चेक कर दें। तो मैं वो दोबारा नहीं कर रहा, मैं एम जस्ट लॉन्चिंग SDK। तो मैंने सिर्फ फाइल वाले मेन्यू में जाके लॉन्च SDK को क्लिक किया इस वक्त, और उसने मुझे ये ऑप्शन दे दिया और मैं लोकल टू प्रोजेक्ट ही करना चाह रहा हूँ। ये लाइट कमरान बंद करने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक नजर आ रहा है? ओके। सो ये मैंने पहले जो एग्जांपल चलाई थी, ये मैं लेट्स से इसको बंद कर देता हूँ और हाँ नहीं आ रहा नजर, बंद कर दूं? चलो आप सही हो गए। तो लेकिन मैंने बोर्ड भी दिखाना होगा बीच में, लेट्स सी उस वक्त ऑन कर लेंगे। ओके, सो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट यही हो सकता है कि मैं एक सिंपल हेलो वर्ल्ड पहले चला लूँ, ठीक है। तो क्या करना होता था, न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जिसमें आप स्टैंड अलोन ही रहने दें, क्योंकि लाइनक्स तो भी हम नहीं इस पे चला रहे, बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ा। आप सी के बजाय C++ भी कर सकते हैं। C++ में शायद हेलो वर्ल्ड वाली एग्जांपल बाय डिफॉल्ट नहीं जनरेट होती, एम्प्टी प्रोजेक्ट जनरेट हो जाता है, आप उस एम्प्टी प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं लेट से C ही रहने देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका नाम VRAM टेस्ट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट, और मैं इधर से कहता हूँ हेलो वर्ल्ड टाइप की आप एप्लीकेशन मुझे जनरेट करके दे दो, ठीक है। तो वो भी कुछ कंपाइल शंपाइल करने में लगा हुआ है। अच्छा, अभी आ रहा नीचे के 27% बिल्ड हो गया, फिर ज़्यादा टाइम लगा रहा है, वैसे इतना लगाता तो नहीं था। चलो मैं उतनी देर, अच्छा आई थिंक मैं बोर्ड भूल गया हूँ। वो तो हो गया, लेकिन मुझे अपने उधर से बोर्ड लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो कामरान इसको 1 मिनट पॉज कर दी, मैं बोर्ड ले आऊँ। जी चलो रिज्यूम कर दो। अच्छा ओके, सो ये कंपाइल हो गया। तो मे बी हेलो वर्ल्ड तो हम पहले भी चला चुके हैं, तो लेट्स जस्ट
गिव इट अ शॉट अगेन कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसके बाद इसमें चेंजेस करते हैं। तो मैंने USB केबल को इस तरफ कनेक्ट किया, UART प्रोग्रामिंग की जो जगह थी उधर मैंने ये कनेक्ट कर दिया और इसको ऑन कर दिया, और एज यूजुअल अभी ग्रीन बत्ती नहीं जली। ग्रीन LED जलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? प्रोग्राम FPGA, ये जो यहाँ पर बटन है इससे भी होता है, टूल्स में भी है। तो ये ग्रीन बत्ती ऑन हो गई उससे। और अब मैंने VRAM टेस्ट अगर चलाना है जिसमें भी सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ होगा, तो उसके लिए क्या करूंगा? राइट क्लिक करके रन एज लॉन्च ऑन सिस्टम हार्डवेयर। लेकिन अभी इसका कोई फायदा नहीं, क्यों? तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किधर होगा? प्रिंट के लिए इसी USB UART पे मुझे उससे वापस प्रिंट भेजना था, और उसके लिए मुझे कोई टर्मिनल खोलने की जरूरत थी, और वो तो खोला नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले से पट्टी इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, और मैंने ज़ेबो को कॉन्फ़िगर भी किया हुआ है, तो वो खुल गया। क्योंकि वो पहले चल चुका था प्रोग्राम, तो वो जो प्रिंट थे वो हमने कहीं पर रिसीव ही नहीं किए, तो वो तो गए। तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा रन कर लेते हैं। रन एज लॉन्च ऑन हार्डवेयर। उसने पूछा कि जी पहले से भी एक सेशन चल रहा है, उसको रोक दूं? मैंने कहा हाँ जी उसी को रोक दें, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ नजर आ। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि हम जो करना चाह रहे थे इस एग्जांपल में, वो हेलो वर्ल्ड तो नहीं कराना चाह रहे, हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो VRAM है इस पे रीड राइट करें। ठीक है, सो कैसे करें? आपका क्या ख्याल है? C आप लोगों ने पढ़ी हुई है, नो आइडिया? हमें सबसे पहले तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए कहां पर लिखवाना है। ठीक है, सो हमें वो एड्रेस पता है। कहां से पता है? वो जो जिंक का एड्रेस एडिटर था उसमें हमें पता है कि ये 400000 जो ये एड्रेस है। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इधर एक लेट से, क्योंकि ये बाइट्स थे तो मैं अनसाइंड 4 पॉइंटर एक बना देता हूं। तो एक करैक्टर जो है वो अनसाइंड करैक्टर पॉइंटर बनाया जो कि बाइट को पॉइंट कर रहा हूं, क्योंकि बाइट एड्रेस है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि VRAM लेट से कहता हूं, या VRAM PTR कहता हूं। ठीक है, या C में लिखने के लिए तो ज्यादा बेहतर है इस तरह लिखा जाए। और इसको मैं वैल्यू दे देता हूं 0x क्या था 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मैंने एक पॉइंटर बना दिया जिसको मैंने एक फिक्स एड्रेस असाइन कर दिया। ये जो हम एप्लीकेशन चला रहे हैं ये कहलाती हैं बेयर मेटल एप्लीकेशन, जो डायरेक्ट प्रोसेसर पे चल रही हैं। तो इसमें हम फिक्स्ड फिजिकल एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर लाइनक्स चला रहे होते हैं, ज़ेबो के ऊपर जो हम चला सकते हैं, तो लाइनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आए ना तो वो दरमियान में एक वो करते हैं कि आपके लिए मेमोरी वर्चुअल मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो एड्रेस दे रहे होते हैं वो असल में मेमोरी को किस जगह पॉइंट कर रहा है वो नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाँ वर्चुअल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी को ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, सो उसके लिए एक फंक्शन होता है mmap का, जिसके थ्रू आप चीजें मैप कर सकते हैं। लेकिन वो इस वक्त क्योंकि हम नहीं कर रहे, हमारे लिए अभी बेयर मेटल में इस किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा वो एड्रेस है जिस पर हम लिखवाना चाहते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि हम लेट से कि इस पे कुछ लिखवा लें और पढ़ के प्रिंट कर लें। ठीक है, तो लेट से मैं कहता हूं कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेट से 10, i प्लस प्लस। और मैं आपको ये चीज पता है कि जो पॉइंटर और एरे जो है ये बेसिकली रिप्लेसेबल चीजें। आपने अगर पॉइंटर बनाया तो आप इसको एज एन एरे नोटेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको कहूँ VRAM PTR और मैं इसको कह दूं कि इसकी ith लोकेशन पे कुछ लिखवाओ, तो लेट से मैं i ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ आ रही है ये नोटेशन क्या है कि मैंने कहा कि अनसेंड 4 पॉइंटर था। ठीक है, और मैंने कहा कि उसकी ith लोकेशन पे लिखवा दो। इसका मतलब है कि वो खुद ही पॉइंटर को
जो जिस टाइप का पॉइंटर था उतना इंक्रीमेंट करता जाएगा और वो आई के हिसाब से। तो पहली दफा चलेगा तो उसकी जीरो जो जगह पे यानी एग्जैक्टली इसी जगह पर जीरो लिखवा देगा। अगली दफा इससे एक बाइट आगे जाएगा और उधर 1 लिखवा देगा क्योंकि आई के ऊपर ही लगा हुआ है। उससे अगली दफा एक और बाइट आगे चला जाएगा, उधर 2 लिखवा देगा। ठीक है, तो सिंपल सा लूप हो गया। और फिर हम ये चाहेंगे कि हम इसी BRAM पॉइंटर से पढ़ के भी देखें। ठीक है, सो पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा कि प्रिंट करवाऊं स्क्रीन पे। प्रिंट करवाना हो तो अब ये एम्बेडेड प्लेटफॉर्म है, इस पे प्रिंट का एक तो ये ऊपर इन्होंने प्रिंट का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक प्रिंट है, इसके अंदर आप वैल्यूज नहीं प्रिंट कर सकते, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हो वो प्रिंट होता है। अगर आपने वैल्यूज भी प्रिंट करनी है तो तब आप zil_printf यूज कर लें। ठीक है, ये Xilinx का printf का फंक्शन है। ठीक है, अभी उसके अंदर मैं कहता हूं कि BRAM लेट्स से आपने printf scanf वगैरह यूज किए होंगे पहले, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के कोर्स में किए होंगे ना। ठीक है, एक सी इन सी आउट तो आपने प्रोग्रामिंग में यूज किए हुए हैं, लेकिन सी में जब कर रहे हो तो आप printf scanf वगैरह यूज कर रहे होते। इसमें मैं C++ वाली बना देता तो फिर शायद सी आउट आई डोंट नो चलता कि नहीं, वो देखने की वो आप ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि ये ZIL printf तो चलता है। ठीक है, सो मैं चाहूंगा कि मैं बताऊं कि भाई किस वाले आई पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैं वो लिख सकता हूं कि यार आई के ऊपर मैंने देखना है BRAM के आई पे और वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और मैं एक और लूप लगा देता हूं जिसके अंदर ये काम करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए फिर हम /n, ये वाला सिंटेक्स आप लोगों को होपफुली आता है क्योंकि मतलब printf का फर्क ये होता है कि printf में आप सी आउट में तो वो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर लिख देते हैं ना कि मैंने इधर आई प्रिंट करवाना है। printf में जहां जहां कुछ प्रिंट करवाना हो वहां पे अगर डेसिमल में प्रिंट करवाना है तो %d लिख देते हैं आप और बाद में उसी तरतीब से लिख देते हैं। पहला %d के लिए आई लिखा है, दूसरे %d के लिए मैंने BRAM पॉइंटर आई लिखा है। तो इसका मतलब है कि BRAM पॉइंटर से पढ़ो और वो वाली वैल्यू को डेसिमल में प्रिंट कर दो। /n का मतलब है कि उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। और यहां पर क्योंकि वो फिर आई है तो आई की वैल्यू जो भी चल रही होगी, तो लूप में मैंने पहले लिखवाया 0 से 10 तक वैल्यूज, फिर मैं 0 से 10 तक वैल्यूज को पढ़ना चाहता हूं इधर। ठीक है, लेट्स सी कि ये सेव हो गया और उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया यहाँ पे, अदरवाइज क्रॉस आ जाता तो इसका अंदाजा चल गया। इसको अब हम चला के देख सकते हैं। ठीक है, सो ये पट्टी है, इसके ऊपर हम रन एज लॉन्च ऑन सिस्टम हार्डवेयर करके देख लेते हैं और मैं साथ पट्टी पे चला जाता हूँ। ओके, सो इसने कुछ किया है लेकिन इसने हर दफा वो उतनी स्पेस भी आगे जाता रहा। ठीक है, कई दफा ये जो एम्बेडेड printf वाले फंक्शन है ना, इनमें आपको सॉरी बंद नहीं करना, इसमें आपको /n के साथ ना ये /r भी लगाना पड़ता है ताकि ये वापस स्टार्ट ऑफ लाइन पे ले जाए। ठीक है, तो /n नेक्स्ट लाइन के लिए होता है और /r जो है वो स्टार्ट ऑफ लाइन पर ले जाने के लिए होता है। आप सिर्फ /r डालें तो वो उसी लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा। तो कई दफा वो सेम लाइन में जो प्रिंट्स हो रहे होते हैं वो इस तरह से हो रहे होते हैं कि आप सेम लाइन में नहीं, कई दफा आपको इंस्टॉल कर रहे हो और वो चीज प्रोग्रेस दिखा रही हो तो वो /n के बजाय /r करके आप उधर प्रिंट करते जाए तो सेम जगह पे प्रिंट होना शुरू हो। ओके, सो मैं /r डाल के चलाता हूं तो होपफुली ये मुझे कुछ सीधा सा दिखाएगा। अभी तो उसने कोई स्टेयर केस मुझे दिखा दी। वैल्यूज वैसे ठीक ही थी ना इसकी, 1 2 3 4। ये हमारे कामरान भाई चले गए हैं जिन्होंने जूम इन करके आपको दिखाना था। ठीक है, उनकी कॉल आ गई, लेकिन बहरहाल आप लोग तो ये पढ़ सकते हैं कि BRAM 0 पे 0 लिखा गया, 1 पे 1 लिखा गया, 2 पे 2 लिखा गया, 3 पर 3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो बात हो गई है ना, इसका मतलब है कि अब हम ये आप इसको समझ रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। ये हुआ है कि नॉर्मली जो मैं सी कोड के अंदर आर्म के वेरिएबल्स बनाता हूं वो DDR में बनते हैं। ठीक है, वो वाले वेरिएबल्स DDR रैम में बनते हैं।
ठीक है। और जब भी मैं रीड राइट करूंगा वो डीडीआर में और होता है। दरमियान में कैश है जो कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली उसको फास्ट, क्योंकि डीडीआर स्लो है उसको फास्ट करने के लिए लगी हुई है, तो हो सकता है कि जो वेरिएबल रैम में पड़ा है उसकी कैश में कॉपी पड़ी हो तो आप उधर रीड राइट करें। ये वाला जो वेरिएबल है ये कैश वाला नहीं है, ये वाला वेरिएबल ये डीडीआर वाला नहीं है, ये वो ब्लॉक रैम में है। और ये हमने कैसे इंश्योर किया कि ये ब्लॉक रैम में लिखेगा, ये हमने उसको ये जो फिक्स एड्रेस दिया इसके थ्रू इंश्योर किया कि हमें पता था कि ये 400 जो एड्रेस था, अगर मैं ये वाला एड्रेस इसको साइन कर दूंगा, क्योंकि जो आपकी रैम है ना वो मैप हुई है 0 से लेकर FF आपके आ जाएंगे, ठीक है। 512 MB की आपकी रैम है, ठीक है। तो 512 MB की है तो वो आपके पास 0 से 512 तक का एड्रेस है। ये जो एड्रेस 400 है ये 512 से बहुत ऊपर है, ठीक है। ये तकरीबन आपका बन जाएगा आई थिंक 7 सिफर हैं तो 28 बन गए और 4 तो ये 1 GB पे पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो यानी 512 MB की रैम थी, 512 को हमने अगला यूज नहीं किया, उससे आगे जो 512 थे उसका पहली लोकेशन है जिसके ऊपर लिखे, ठीक है। और उसके ऊपर अब हमारा रीड राइट हो रहा है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो जिसने इसको इस्तेमाल करना है वो इसी रैम की दूसरी पोर्ट से ये डाटा उठा सकता है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि अच्छा यार ठीक है, रीड राइट करके तो मैंने वेरीफाई कर लिया, लेकिन अब अगर मैंने इसको चेंज करना होगा तो मैं दूसरी साइड पे कोई अपना सर्किट बना दूं जो कि उसके अंदर रीड राइट कर सके। अच्छा, जो अपना सर्किट बनाना होता है वो कैसे बनाए? अब एक ये चीज भी है ना, अभी तक हमने एक RTL फ्लो पढ़ा था जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, ठीक है। उसमें फिर आप RTL प्रोजेक्ट ही बनाते थे, ब्लॉक डिजाइन नहीं बनाते थे। एक हमने फ्लो पढ़ा है जो जिस तरह आपने अभी पहली वाली असाइनमेंट में करना है कि RTL फ्लो से काम कर रहे हैं। जो दूसरा फ्लो हमने किया है वो है ब्लॉक डिजाइन वाला फ्लो। इसमें हम ब्लॉक डिजाइन बनाते हैं, इसमें RTL नहीं लिखते, ठीक है। तो इसमें RTL सिर्फ वही थी जो हमने इसका रैपर बनाया था, तो जो .v फाइल बनी थी, ठीक है। तो जो असल में इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं ना उनमें ये होता है कि कुछ हिस्सा हम RTL लिखते हैं, कुछ हिस्सा ब्लॉक डिजाइन होता है। जो RTL लिखते हैं ना हम उसको भी एज एन IP पैकेज कर देते हैं, यानी कि जिस तरह हम ये बाकी IPs जनरेट कर रहे हैं ना जो कि हमारे डिजाइन में यूज हो रही हैं। किधर गया हमारा डिजाइन? इसके साथ ये था, ठीक है। तो जिस तरह बाकी IPs यूज हो रही है ना उस तरह हम चाहते हैं कि जो हमने कोड लिखा हुआ है वो भी एक IP बन जाए, ठीक है। उस पर मैं अभी आता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो कि मैं SDK से मुतालिक आपको बताना भूल गया। यहां पे मैंने ये जो एड्रेस दिया है, अगर कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर लिख रहा होता और उसके पास वो हार्डवेयर वाला ब्लॉक विवाडो इंस्टॉल नहीं था, सिर्फ SDK इंस्टॉल थी, या वो SDK पे काम कर रहा था, उसको विवाडो के प्रोजेक्ट का नहीं पता, तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो इस एड्रेस के लिए एक तो आई थिंक इधर भी शायद ये जो system.hdf है ना, ये जो आप अगर एक आप ये लोडर स्क्रिप्ट भी खोल सकते हैं, इसके अंदर भी आपको उसने बताया होगा कि आपकी VRAM जो मेमोरी है ना वो इस जगह पे मैप है। इसमें आपको उसने बताया हुआ है कि DDR जो है ना वो 100 से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका बेस एड्रेस, और 1FF000 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका DDR है, और फिर उसके बाद जो भी फ्लैश का एड्रेस है और RAM 0, RAM 1, बाकी स्टैक और हीप की सेटिंग्स हैं, ठीक है। आपने अगर प्रोग्रामिंग में आपको याद हो, मोस्ट प्रॉब्ली शायद याद हो, कुछ को ना याद हो, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकल वेरिएबल जो है वो स्टैक में बनते हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो डाटा सेक्शन होता है जो कि आपका रैम के अंदर ही है। एक और सेक्शन, एक आपका कोड का सेक्शन होता है टेक्स्ट सेक्शन, एक आपका डाटा सेक्शन होता है जिसमें आपके ग्लोबल है, एक स्टैक होता है जिसमें लोकल वेरिएबल बनते हैं, एक हीप होती है जिसमें आप न्यू या मैलक से करके जो करते हैं वो। तो ये उसके डिफरेंट साइजेज हैं। कभी ये हो सकता है कि आप जिस तरह ये बड़ा छोटा साइज है, तो अगर आप इसको देखें ना कि स्टैक का साइज इस वक्त 2000 है, तो ये अगर आपको इससे बड़ी एरे आपने लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है तो ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, तो वो आपको कहेगा कि स्टैक जो है ना ये उसकी रेंज से आप बाहर चले गए। तो तब आप इधर आके स्टैक का साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या आप सोच सकते हैं कि एरे को किसी तरह छोटा कर दें या उसको ग्लोबल कर दें, तो ग्लोबल वाला जो सेक्शन है उसकी बड़ी जगह रहेगी। अच्छा, तो ये खैर ये तो यहाँ से भी आप एड्रेस देख सकते हैं।
और एक और जगह जहां से आप आई डोंट नो कि ये HDF वाला जो बाय डिफॉल्ट शुरू में आर्टिफिशियल इसमें भी शायद इसने दिया होगा, यहाँ पर भी डिफरेंट एड्रेसेस इसने दिए होते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे आपको 400 नजर आ रहा होगा, ये AXI BRAM कंट्रोलर का, ठीक है। इसके अलावा ना एक और जो काम की चीज होती है ना, जो आप इसके साथ देख सकते हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक मिनट लेट मी सी कि वो जो इसका बोर्ड सपोर्ट पैकेज है उसके इंक्लूड में जाए ना, तो एक इधर exparams.h होगी, है कहीं पे नजर आ रही exparameters.h, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको ये वाला एड्रेस मिल जाएगा। तो ये जो exparameters.h है ना, इसमें बहुत सारे जो एड्रेसेस और क्या क्या आपने जगह एलोकेट की हुई हैं वो आपको इस जगह पे मिल जाएगी। उसके अलावा भी मिल जाएगी, जिस तरह एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिफाइन हुई है, ठीक है। तो अब आपको अगर किसी जगह पे टाइम कैलकुलेट करना है तो मे बी यू वांट कि आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी पता हो, तो आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी इधर से ये वाला जो हैश डिफाइन है ना, ये वाला उठा के उधर ले जाए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखूं तो यहाँ कहीं पे ना ये BRAM कंट्रोलर का आ गया, ठीक है, डिवाइस ID, डेटा वेट और जो भी चीजें हैं। तो इसमें आपको एक नजर आ रहा होगा बेस एड्रेस, ठीक है। तो जब रैम में हम बात कर रहे हो ना, रैम की टर्म्स में कोई आपने मेमोरी रीजन एलोकेट किए हो, तो बेस एड्रेस से मुराद होता है कि वो स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो ये इसका स्टार्ट एड्रेस बताया हुआ है कि ये है, हाई एड्रेस बताया हुआ है कि 1FF तक है। तो हम ज्यादा बेहतर कोडिंग ये होगी कि मैं इस वेरिएबल को कॉपी करूं और जो मेरे पास जो इसका नाम कॉपी करूं और यहां पे जो मैंने यहां पर फिक्स वैल्यू दी हुई थी इसके बजाय ये रख लूं, ठीक है, ताकि कल को मैं अगर ये वाली मैपिंग चेंज भी करूं, ठीक है, तो जब मैं चेंज करूंगा एड्रेस एडिटर में दोबारा जनरेट करूंगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेरम्स के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपका ना जब आप दोबारा उधर से लॉन्च SDK करेंगे तो ये शुरू में सब कुछ रिकॉन्फ़िगर कर, हो सकता है कि आपको इस वाले प्रोजेक्ट को दोबारा वो करना पड़े कि इसका बोर्ड सपोर्ट पैकेज को रीजनरेट करना पड़े, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मैप कर देगा नए एड्रेस पे और आपको कोड के अंदर चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो वो आपका सेम एड्रेस जो था ना वो आप इधर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप ना जो ये असाइनमेंट्स वगैरह जब करें ना, तो जस्ट कोड में जाके देखें कि चीजें कैसे हो रही हैं। जिस तरह ये प्रिंट था, ठीक है, सो इसमें अगर मैं F3 करूं तो ये मुझे प्रिंट में ले जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंट कितना सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। एक std आउट का बेस एड्रेस है जिसमें ये कह रहा है कि जब तक पॉइंटर नल के बराबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग पास किया तो स्ट्रिंग के एंड पे ऑटोमेटिकली एक नल इंसर्ट हो जाता होता है ना, तो कहता है जब तक ये नल इंसर्ट नहीं होता तो आउट बाइट इस पॉइंटर पे जो आपका है ना, इसको इस पॉइंटर पे जो भी पड़ा है ना इसको आउट बाइट कर दो, ठीक है, और पॉइंटर को एक बढ़ा दो। यानी कि आपके पास जो भी मैंने इसको हेलो वर्ल्ड दिया था तो H के बाद ये पॉइंटर इंक्रीमेंट होके E पे चला जाएगा, फिर L पे, फिर O पे, तो वो पॉइंटर बाहर से आ रहा है जो कॉन्स्ट चार पॉइंटर है जो स्ट्रिंग हमने बाहर से पास किया है, तो वो H को पॉइंट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। तो आपने HELO पे ले गए और फिर आपने आउट बाइट क्या करता है, अब आउट बाइट को भी आप F3 करके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। सो मैं F3 करके जाऊंगा तो आउट बाइट जो है ना वो सिंपल सेंड बाइट कर रहा है, जो भी आपने इसको बाइट फेंकी है वो एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है। सेंड बाइट में जाके देखूंगा, वो कहता है कि जब तक ट्रांसमिट फुल है तब तक कुछ भी ना करो और उसके बाद आप रेज पे जाकर बस लिखवा दो, ठीक है। तो एंड पे हो क्या रहा है कि आपका बेस एड्रेस प्लस जो आपका यूआर्ट का ऑफसेट था उस जगह पर जाकर इसने डाटा लिखवा दिया, ठीक है, और वो जो जगह था वहां से यूआर्ट ने खुद ब खुद बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ये आपको ना लेकिन आप अब इसी तरह जब जिल प्रिंट एफ पे जाएंगे, ये वाला प्रिंट बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं अगर %d करके कुछ दूं तो ये नहीं उठाता, लेकिन आप जिल प्रिंट एफ पे जाएंगे तो वो उसको भी पार्स कर रहा होगा किसी तरह, ठीक है। तो एटलीस्ट जो छोटे छोटे फंक्शन है ना उनको आप वैसे एक्सप्लोर करते रहे तो आपकी बहुत सारी नॉलेज जो है ना वो इस तरह बढ़ जाएगी, ठीक है। नॉट फ्रॉम कोर्स परस्पेक्टिव, कोर्स में मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि प्रिंट कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ना जो आप बने बनाए कोड जब C या C++ पढ़े थे इस्तेमाल करते हैं
उनको थोड़ा सा डेप्थ में समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पे वो चलते कैसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस अपने उसके पास, क्या नाम है, कि अगर मैंने अपना एक कोई आरटीएल लिखनी हो, ठीक है, और वो आरटीएल को मैं एज एन आईपी पैकेज करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो विवाडो आपको ना इसमें एक ऑप्शन देता है टूल्स के अंदर कि आप क्रिएट एंड पैकेज न्यू आईपी, कि आप अपनी आईपी खुद से बनाना चाहते हैं, जिसमें फिर आप अपनी आरटीएल लिख भी देते हैं और कुछ आरटीएल वो आपको लिख देते हैं, ठीक है। सो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैं एक नई आईपी बनाना चाहता हूं और उसमें मैं कहता हूं नेक्स्ट। सो इसमें ये कह रहा है कि आप चाहें तो अपने करंट प्रोजेक्ट को ही आईपी के तौर पे बना दें, चाहे तो आपने एक ब्लॉक डिजाइन बनाया हो, लेकिन मैं इसको इस वक्त कहता हूं कि नहीं मैं एक AXI4 पेरिफेरल बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैं एक ऐसी आईपी बनाना चाह रहा हूं जो AXI4 का टारगेट बन सके, एक मेमोरी मैप्ड AXI4 पेरिफेरल बन जाए, ठीक है। उसको मैं कोई भी कहता हूं, लेट्स मैं कहता हूं AXI रजिस कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है, कि मेरे कुछ रजिस्टर्स हैं जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। इसने कहा है कि ये इस तरह की आपकी आईपी बन के नजर आएगी, AXI स्लेव के तौर पर। इंटरफेस ये पूछ रहा है कि आपको AXI लाइट चाहिए या AXI फुल चाहिए या AXI स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि यार मैं AXI लाइट में सिंगल रीड राइट करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू हैव अ फ्यू रजिस्टर जिन पे मैं रीड राइट कर सकूं, ठीक है। सो मैंने कहा ठीक है, डेटा बिट तो उसने कहा 32 और नंबर ऑफ रजिस्टर्स 4, बाय डिफॉल्ट इसने 4 का हुआ, मैं चाहूं तो ना ज्यादा भी कर सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। तो लेट्स से कि मैं अभी 4 ही रहने देता हूं, लेकिन इसका क्या मतलब होगा कि ये वाला अब AXI स्लेव होगा, जिस तरह हमने BRAM को एक एड्रेस असाइन किया था, इसको भी मैं एड्रेस असाइन कर सकता हूं और उसके आगे 4 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनके ऊपर मैं रीड और राइट कर सकता हूं, ठीक है। बाय द वे, जो भी हमने इससे पिछला काम किया था जिसमें हमने वो बाइट्स एरे बनाई थी, आप उसके पॉइंटर को टाइप कास्ट करके बेशक उस पर इंटीजर लिखवाते रहे, ठीक है, क्योंकि आपको तो वो सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए ना, आप टाइप कास्ट करके उसको इंटीजर एरे बना दें, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं है कि जरूर, हमने तो एग्जांपल में उसको एज अ बाइट किया ना, आप इंटीजर फ्लोट डबल जो मर्जी उसके ऊपर लिखवा सकते हैं। जैसे आपको वो एक टाइप कास्टिंग करनी होगी कि यार BRAM की एरे जो है ना उसको करेक्टर एरे का जो एड्रेस है उससे टाइप कास्ट करके आप उसमें ले जाए, ठीक है, ओके। सो ये 4 रजिस्टर इस तरह के बना देगा। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये 32 बिट वाइड होंगे ना, तो इसमें पहली लोकेशन पे मैं लिखाऊं तो वो एक इंटीजर मैं लिख सकता हूं, उससे अगली पे लिखाऊं एक और इंटीजर अनसाइंड इंट लिख सकता हूं, ठीक है, साइंड इंट भी लिख सकता हूं। और अच्छा, इसके आगे अगर मैं सिर्फ ये करूं तो ये एक आईपी जनरेट कर देगा, ठीक है। और साथ ही ये ना जो आपकी इसके अंदर रिपोजिटरीज के अंदर ऐड भी कर देगा, लेकिन मैं इसको कहता हूं कि लेट से कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं एडिट आईपी, ठीक। जब मैं कहूंगा एडिट आईपी तो ऑल्दो पिछला प्रोजेक्ट खुला हुआ था, लेकिन ये एक नया विवाडो खोल देगा और उसके अंदर ये आईपी का एक प्रोजेक्ट बनाकर मुझको दे देगा, ठीक है। तो ये अब आप देखें कि एक विवाडो मेरा पिछला जो AXI BRAM वाला था वो खुला हुआ है, एक इसने ये साथ जो विवाडो खोला हुआ है ये इस आईपी के लिए उसने मुझे विवाडो खोल के दे दिया जिसके अंदर ये आईपी बनी हुई होगी। इस आईपी में अगर मैं जाऊं तो आपको ये इसने एक वेरिलॉग फाइल खुद ही बनाकर दे दिया, ठीक है। लेट से मैं इसको बड़ा कर देता हूं और ये पूरा AXI का जो प्रोटोकॉल था ना ये खुद ही इंप्लीमेंट कर रही है। और यहां पर मुझे अगर मैं देखूं ना तो ये 4 स्लेव रजिस्टर्स मेरे पास अवेलेबल हैं जिनके ऊपर ये लिखवा रहा है, ठीक है, कि ऊपर खुद ही उसने एड्रेस डिकोडिंग की हुई है कि जब भी AXI का फलां एड्रेस होगा तो इस जगह पर लिखवाना है, फलां एड्रेस होगा तो इस जगह पर लिखवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आईपी ऑटोमेटिकली उसने जनरेट करके दे दी है, जो उसने ये एड्रेस पे देखे राइट एड्रेस पे लगा हुआ मार्क्स बना हुआ है और उसके अंदर लूप लगा हुआ। वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट लॉजिक, बट ये एक वेरिलॉग फाइल है जिससे ये
पूरे का पूरा लूप इसलिए लगा हुआ क्योंकि हर बाइट का अलग-अलग इनेबल होता है, ठीक है, वरना वो एक ही पे भी काम कर सकते थे, तो ये इसलिए लगा हुआ। तो ये आपका ना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आपने अगर अपना कोई कोड लिखना है और आप चाहते हैं उसके कुछ रजिस्टर्स AXI के थ्रू क्रेडिबल हो, तो आप एक नई AXI स्ट्रिंग ये IP बनाएं और उसके अंदर आप इन रजिस्टर्स को अपने मर्जी से इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो ये कोई यूजफुल है कि नहीं, लेकिन मैं लेट से कहता हूं कि इनमें से एक रजिस्टर जो है ना उसको मैं एक फ्री रनिंग काउंटर बना दूं कि बस एक काउंटर है 32 बिट का जो चली जा रहा है, ठीक है। तो उससे मैं क्या कर सकता हूं, उससे मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं उसको प्रोसेसर साइड से रीड करूंगा तो हर दफा उसकी वैल्यू चेंज होगी। जितनी चेंज हुई है, अगर मुझे क्लॉक की फ्रीक्वेंसी पता है तो मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम जब रीड किया था और इस टाइम जो रीड किया उसमें इतने साइकिल गुजर गए, तो मैं उससे टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल्दो शायद इसकी जरूरत ना हो क्योंकि टाइम के लिए पहले से ही आपकी लाइब्रेरी होगी जो ये करती होगी, लेकिन लेट से कि अगर ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं, एक क्रूड सा तरीका कि आप AXI स्लेव बनाएं और उसमें अगर मैंने इसको चेंज करनी हो तो मैं कहां पे करूंगा। जो ऊपर वाला था ना वो राइट के लिए था कि अगर मैं किसी एड्रेस पे किसी राइट करवा रहा हूं तो मैं ये कर सकता हूं कि ये जो लगा हुआ है ना मक्स, ये मुझे नजर आ रहा है कि ये इवेंचुअली चारों रजिस्टर्स को रीड करने के लिए ये कोड लिखा हुआ है कि अगर एड्रेस फ्लां है तो रजिस्टर 0, नहीं तो रजिस्टर 1, नहीं तो रजिस्टर 2। तो लेट से मैं कहता हूं कि इसमें जो रजिस्टर 3 है बाकी रजिस्टर्स को मैं उसी तरह रहने देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं इसके बजाय मैं ना ये चलो सेफ रहने के लिए मैं कहता हूं कि मैं इसकी एक कॉपी बना देते हैं ताकि मैं कभी भी बैक ट्रैक कर सकूं, ठीक है। चोर को अपने वापस जाने का रास्ता पता होना चाहिए, तो खैर तो हमें भी जो हार्डवेयर डिजाइनर है उसको अपने वापस जाने का रास्ता इस तरह से पता होता है कि वो इसके ऊपर टैग्स लगा देता है कई दफा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मैं इधर कोई काउंटर बना देता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली काउंट अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे लेट से कहता हूं कि यहाँ पे भी लेट से मैं अपना मार्कर लगा देता हूँ कोई कि ये एक मार्कर, ये दूसरा मार्कर, और मैं इधर कहता हूँ कि रेज 31 डाउन टू 0 काउंटर, ठीक है। और फ्री रनिंग काउंटर जो है वो बस ये है कि मैं उसको ऑलवेज एट पॉज एज आई नीड टू नो कि क्लॉक कौन सा है, तो मैं किसी ऊपर वाले पॉज एज क्लॉक को देख लेता हूँ। SCXI क्लॉक है, इसके पास आ रहा है इनपुट, तो मैं इस वाले क्लॉक पे चला देता हूँ इसको और मैं कहता हूँ काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने एक खुद ही से जो जनरेट किया उसने खुद ही से कोड भी जनरेट कर दिया था जिसमें 4 रजिस्टर रीड राइट में कर सकता था, जो कि मैं अगर जिस तरह मैंने रैम पे रीड राइट किया उसने इसको टारगेट बना के रीड राइट कर सकता था, ठीक। और दूसरा मैंने इसको क्या किया कि मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई ये कर दिया कि मैंने कहा यार इसका जो एक रजिस्टर है ना उस पर एक फ्री रनिंग काउंटर उसके साथ ट्राई कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा कि मैं जस्ट वैसे ही शुगल के लिए उसको पढ़ के देख लेंगे कि टाइम उस पर साइकिल्स कितने गुजरे, ठीक है। तो ये FFT का अगर आपने टाइम निकालना और आपको टाइम की कुछ समझ ना आ रही हो और असाइनमेंट सबमिट कराने का टाइम खत्म हो रहा हो तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ लॉजिक कि जिससे आप कर लें, वरना मेरा ख्याल है कि वो टाइम की लाइब्रेरी है जो बेयर मेटल पे चल जाती है, तो आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं। लाइनक्स पे तो क्रोनो जो है ना वो उससे आप कर सकते हैं, एक वो क्रोनो पे सर्च करें ना तो क्रोनो एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। बेयर मेटल पे आई थिंक वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये ओके, सो यहाँ तक चीज समझ आ गई, ठीक है। सो ये मैंने इसके जो सोर्सेस है ना इसके अंदर इसको खोल कर इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने मॉडिफाई किया ना तो ये आपको कह रहा है कि यार ये तो कोई चेंज हुई है, ये बाकी सारे टिक हुए हैं, लेकिन फाइल ग्रुप में मैं आऊं तो ये इधर आपको कह रहा है कि यार ये चेंज हुई है। तो ये इसने मुझे कहा कि मर्ज चेंजेस फ्रॉम फाइल ग्रुप विजार्ड, मैं कह दूंगा कि हाँ भाई कर दो, तो उसे मर्ज कर दी। और आइडियली वैसे आप कोई आईपी बना रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग कि आप उसको एक दफा वैसे ही सिंथेसाइज करके देख लें ताकि अगर कोई एरर है तो निकल जाए, बट आई होप कि एरर नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो मैं इसको रिव्यू एंड पैकेज आईपी पे देखता हूँ, उसने कहा आईपी हैज बीन मॉडिफाइड, मैं उसको कहता हूँ ठीक है, और मैं कहता हूँ रीपैकेज आईपी,
ठीक है। तो वो रीपैकेज आईपी करूंगा और ये कहेगा अच्छा प्रोजेक्ट क्लोज कर दूं। तो ये जो प्रोजेक्ट इसने अभी खोला था आईपी बनाने के लिए, जो कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही उसने एक और फोल्डर बना के ना आईपी रेपो का, उसके अंदर ये टेम्पररी प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर ये बना दियो। तो अब ये मेरी आईपी पैकेज हो गई है, ठीक है। मैंने इसका क्या नाम रखा था याद है कोई? AXI रेजिस कुछ रखा था। ओके, तो मैं इधर रेजिस लिखा है, तो अब मेरे पास ये आईपी आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट उसने इस प्रोजेक्ट में ऐड भी कर दिया। इसके अंदर आईपी रेपो का फोल्डर है, असल में वो उसके अंदर बनी है। आप हमेशा ये जो आईपी कैटलॉग है ना, अगर आपने अपनी कोई आईपी बनाई है तो आप कैटलॉग में जाकर आईपी ऐड भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई आईपी बनाई थी, ये आईपी थी किसी और प्रोजेक्ट में ऐड करनी है, तो आप इधर जाकर, खुल जाए यार, बड़ा हुआ है, इसको मैं छोटा कर दूं, ठीक है। तो ये आ रहा है, इसमें आप ना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी इसने बाय डिफॉल्ट ये इधर AXI रेजिस ऐड कर दी है, लेकिन मैं इधर आकर राइट क्लिक करके ऐड रिपोजिटरी कर सकता हूं, जिसमें ये पूछेगा किस जगह पे पड़ी है। तो आपने जिस जगह पर अपनी आईपी बनाई है ना, उस फोल्डर का पाथ जब दे देंगे वो खुद ही उससे आईपी उठाकर बीच में ऐड कर देगा, ठीक है। तो मैं करना ये चाह रहा था कि मैं काइंड ऑफ इसको लेट्स से कि मैं इसी प्रोजेक्ट में चेंज करता हूं और मैं ये वाली आईपी भी इसमें डाल देता हूं, ठीक है, आ गई। और लेट्स से वो कहता है जी रन कनेक्शन ऑटोमेशन, वो कहता है GP0 के साथ कनेक्ट करना है। मैं कहता हूँ हाँ यार कर दो, ठीक है, मेहरबानी, ठीक। तो उसने GP0 के साथ ये कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये मेरी नई आईपी थी, ये जरा अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसने खुद ही से जो स्मार्ट कनेक्ट, जिसका पहले एक टारगेट था, उसने इसका 2 मास्टर बना दिए। ये आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो मैं इसको डबल क्लिक करूं, इधर नंबर ऑफ मास्टर्स आ रहा है, मैं इसको 2 के बजाय 3 कर दूं, 4 कर दूं, 5 कर दूं, ये आप इट्स अप टू मी, ठीक है। सो वो उसने, क्योंकि मैंने कनेक्शन ऑटोमेशन का कहा, उसने खुद ब खुद इसके साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। ओके, सो ये मेरे पास कनेक्ट हो गई। अब मैं अगर एड्रेस एडिटर में जाऊंगा तो इसने इसको बाय डिफॉल्ट ये एड्रेस दे दिया, ठीक है। लेट्स से कि मुझे ये एड्रेस नहीं पसंद आता, मैं कहता हूं कि यार वो 41FF तक था, तो वाई नॉट आप मुझे 400200 पे कर दो। तो आई कैन चेंज इट एक्चुअली, मैं ऊपर वाले का एड्रेस भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि 400200 कर दो, ठीक है, 400200, ठीक है। वहां से ये इस जगह तक आ गए। इधर इसकी स्पेस जो है मिनिमम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4K से कम की ये जगह नहीं कह रहा, क्योंकि मिनिमम 4K एलोकेट करता है, लेकिन बेसिकली हमारे पास 4K नहीं है, हमने सिर्फ 4 रजिस्टर बनाए हुए हैं। हम उन पे राइट करवाएंगे, 4 के बाद 5वें पे लिखवाएंगे तो पहले पर लिखा जाएगा, ठीक। ओके, सो ये मैंने सेव किया, वैलिडेट डिजाइन किया, और टाइम हो गया हमारा। हम ऐसा करते हैं ना कि अगर वैलिडेट में कोई एरर ना आया तो इसको मैं जनरेशन पे लगा देता हूं, ठीक है, और मैं 5 मिनट में उसकी एग्जांपल चला लेंगे, ठीक है। उतनी देर में आपकी अटेंडेंस ले लूंगा, ठीक है। तो कामरान उसको पॉज कर दो, मैं अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू, ठीक। आप लोगों की इधर तो नहीं है क्लास? किस जगह पे क्लास है? किसकी है? वासिफ की है? चलो वासिफ की है यार, खैर। चलें, आप लोगों की अटेंडेंस लेना शुरू करता हूं ना, तब तक अगर सिंथेसिस यानी वो इम्प्लीमेंट डिजाइन चल रहा हुआ तो हम इसको चला लेंगे, अगर अभी सिंथेसिस शुरू हुआ तो फिर हम अगली क्लास में करेंगे।